हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संदीप प्रजापति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस नई सीरीज के अंदर, अपने इस नए एरा के अंदर, जहाँ पे हम भर भर के मेंस पढ़े जा रहे थे। इतना मेंस की उतना कोई नहीं पढ़ा पा रहा। ठीक है, इतना मेंस हम पढ़े जा रहे थे और क्योंकि डिमांड है और क्योंकि ज़रूरत भी है और व्हाट इज एक्चुअली नीडेड टू बी डन। ठीक है, तो हम प्रीलिम्स भी स्टार्ट करेंगे और प्रीलिम्स के अंदर हम बल्क में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं 40 मिनट का कोई सेशन लेके आ जाऊंगा, 20 मिनट का कोई सेशन लेके आ जाऊंगा, 25 मिनट का कोई सेशन लेके आ जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत बल्क में प्रैक्टिस करने वाले हैं और रिलेवेंट प्रैक्टिस करने वाले हैं और कह सकते हैं कि जो ज़रूरी प्रैक्टिस है एक्चुअल में वो हम करने वाले हैं। तो आज का जो अपना सेशन है ये फर्स्ट सेशन होने वाला है। देखते हैं हम कितने कर पाते हैं, कितना जा पाते हैं। दोनों पे फोकस रहेगा। यहाँ पे एक दिन हम फोकस करेंगे फिल्म पे जब तक फिल्म्स नहीं हो जाता, और एक दिन जो हमारी क्लास आएगी वो आएगी मेंस की। ठीक है, और जैसे ही फिल्म्स खत्म होता है हम पूरा मेंस में शिफ्ट हो जाएंगे। ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, और क्योंकि अभी कम दिन बाकी हैं एस बी पी ओ मेन्स के अंदर, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो एस बी पी ओ आई बी पी एस कर रहे हैं, दोनों के लिए चीज़ें सेम रहने वाली है। किसी भी टाइप का डाउट होने वाला नहीं है। पूरा बल्क में अर्थमेटिक हम पढ़ने वाले हैं आज। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा होने वाला है। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही रिलेवेंट, और मेरी हमेशा प्रैक्टिस रहती है कि थोड़ा सा एग्जाम से हायर साइड पे हम लेके चलें ताकि चीज़ें अच्छी कर पाओ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। क्वांटिटी है, ठीक है, स्टेटमेंट भी है जो कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं, और प्योर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चंस आपको नया लॉजिक सिखा के जाएगा। कुछ नई ट्रिक्स, कुछ नए अप्रोच जो मैं एक्चुअली एग्जाम में फॉलो करता था और करता हूँ अभी भी, और उनसे मैंने ऑलमोस्ट सारे फिल्म्स क्लियर करे हैं। ऑलमोस्ट सारे फिल्म्स दो दो बार तो करे ही हैं सभी के सभी। फिल्म्स में तो कभी मेरे को प्रॉब्लम आई नहीं, और मैथ्स में ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मैंने स्कोर किया सारे एग्जाम्स में। मतलब मैंने दिखाया नहीं स्कोर कार्ड्स, बट आसपास में 35 का होता है तो 33, 34, 35 किया है। मैं आपको दिखाऊंगा, शेयर करूंगा जब भी मेरे को मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फुल प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट हो चुकी है अभी फिल्म्स को लेके। तो इस सीरीज को मैं प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो। इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। इसकी पीडीएफ आपको पर डे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जैसे ही क्लास अपलोड होगी उसके साथ में ही मिल जाएगी, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको उस पीडीएफ में कोई डाउट रहता है तो आप मेल भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी है। अगर डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़ पाते इस नाम से, तो आप स्कैन करके भी टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हो। ये स्कैनर है अपना। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ मेरे बारे में चीज़ें हैं वो आप पढ़ लेना जब भी आपको टाइम मिले। यहाँ पे भी मेल है, टेलीग्राम है और इंस्टाग्राम है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ में। शुरू करते हैं अपने बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ में, जहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने ये है। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, और इसका हिंदी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए। इसका हिंदी कहाँ चला गया? इसका हिंदी थोड़ा सा छुप गया था, मेरे को लग रहा है पीछे। ये मैं पीडीएफ दे दूंगा। अच्छा, इसका हिंदी में दिखा देता हूँ आपको। ये है इसका हिंदी। ठीक है, ये इसका हिंदी है। हिंदी थोड़ा सा दिखने में छोटा लग रहा है, बट एक्चुअली में हिंदी यही है। कहाँ चला गया? चलो, और इंग्लिश है अपना। ही आराम से पढ़ो, 30 सेकंड का टाइम होता है आपके पास में। ट्राई करो समझने का और फिर मैं समझाता हूँ। देखो, आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ द एज ऑफ जेफ एंड टॉम, टीम है, सॉरी टीम है, जेफ एंड टीम। मतलब 5 साल के बाद में जो रेशियो है एज का जेफ एंड टीम का, वो कितना है? 7:10 है। मतलब ये अपने पास में जेफ है और ये अपने पास में टीम है। इनका आज से 5 साल के बाद में जो रेशियो वो कितना है? 7:10 है। तो 7:10 हो जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर 10 years द रेशियो, आफ्टर 10 years द रेशियो ऑफ द एज ऑफ जेफ एंड टॉम। यहाँ पे नया प्रश्न कौन आ गया? टॉम आ गया। तो मतलब यहाँ से अगर मैं 10 साल बाद की बात करूँ, 10 साल बाद में जो रेशियो है ऑफ एज का जेफ एंड टॉम का, वो कितना हो जाएगा? 4:7 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये है 4, और नया पर्सन आ गया अपने पास में टॉम। इसका रेशियो कितना हो जाएगा 10 साल के बाद में? तो ये हो जाएगा 4:7। ठीक है, 4:7 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो रेशियो है वो आपको नजर आ रहा है, वो किसका है? जेफ और टॉम का है। ठीक है, वॉज 12 years old 3 years बिफोर जेफ वॉज बर्थ। मतलब जब जेफ की बर्थ हुई थी, जब जेफ जन्मा था, उसके 3 साल पहले जो अपना टीम था वो 12 साल का था। लेकिन मुझे बात बताओ, जब जेफ का बर्थ हुआ था, मतलब जब जेफ का बर्थ हुआ था
जेफ का जो बर्थ हुआ था उसके 3 साल पहले जो टीम था वो 12 साल का था। मतलब भैया जेफ मान लीजिए यहाँ पे बर्थ हुआ था, उसके 3 साल पहले जो अपना टीम था वो कितना था, 12 साल का था। तो जब जेफ जन्मा तो उस टाइम पे 3 साल बाद, तो 3 साल बाद मतलब जब जेफ जन्मा होगा उस टाइम पे टीम कितने हो गया होगा, 15 का। भाई मेरे जन्म के 3 साल पहले कोई आदमी 12 साल का था। जब मैं जन्मा उससे 3 साल पहले 12 साल का था। जब मैं जन्मूंगा तो वो 15 का हो जाएगा, मेरा बर्थ होगा तब वो 15 का हो जाएगा। मतलब इसने क्या बोला, वॉज 12 years old 3 years बिफोर जेफ्स बर्थ। जब जेफ जन्मा उसके 3 साल पहले टीम 12 साल का था, तो जब जेफ जन्मेगा उस टाइम पे टीम 15 का हो जाएगा। इसका मतलब इस सिचुएशन के अंदर जो जेफ है वो भी 0 years का है और जो टीम है दोस्तों वो हो गया 15 साल का। तो सिंपल सी बात यहाँ से क्या पता लगती है कि जेफ और टीम का जो डिफरेंस है एज का वो कितना है, 15 साल का है। और हमेशा एक बात को याद रखिएगा, चाहे आज से 10 साल बाद, चाहे आज से 20 साल बाद, आपके और आपके पापा की एज का डिफरेंस अगर 10 साल है, किसी का भी, फॉर एग्जांपल आपके पापा आपकी मम्मी का, आपकी और आपकी मम्मी का जो एज का डिफरेंस है वो आज जितना है 10 साल बाद भी उतना ही रहेगा, 15 साल बाद भी उतना ही रहेगा, 20 साल बाद भी उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज 3 साल बाद में आप तो तेजी से बढ़ रहे हो और वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आज आपकी 5 साल है, आपके पापा की 10 साल है, 10 साल बाद में 15 का हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, 20 साल के हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस था वो कितने का था, 5 का था, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस आएगा। तो एज का डिफरेंस तो हमेशा सेम चलेगा। ठीक है, तो जेफ और टिम का डिफरेंस अपने को पता लग गया कितना है, 15 साल है। ठीक है भैया, ये है जेफ और ये है कौन अपने पास में, टिम। इनका जो एज का डिफरेंस है वो 15 साल है। लेकिन जब आप यहां से देखोगे, तो आप यहां देखोगे तो एज का डिफरेंस कितना है, 3। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 15 है। 3 की वैल्यू क्या है, 15। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एज। मतलब जेफ का, टिम का और टॉम का जो प्रेजेंट एज का एवरेज है वो अपने को बताना है। समझे, 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5। तो भैया आपको पता चल गया 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। भाई आज 35 है, आज नहीं सॉरी 5 साल के बाद में, ये जो रेशियो है ना वो 5 years के बाद का है, ये जो रेशियो 5 साल के बाद का है। तो 5 साल के बाद में जब 35 है तो 5 साल पहले मतलब प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट है, अभी कितना हो जाएगा, 30 साल। आपको पता है कि ये 10 है, 7 की वैल्यू 35, की वैल्यू 5, 10 की वैल्यू 50 हो जाएगी। अगर 5 साल के बाद में वो 50 का है तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, आज ये 30 साल का है, आज ये क्या है, जेफ 30 साल का है। सिंपल सी बात समझो, जेफ जब 30 साल का है, ये 10 साल के बाद का डेटा है। 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर 10 साल के बाद में 40 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। अगर ये 10 साल के बाद में 70 है तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 10 साल पहले कर लो तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसकी प्रेजेंटेज, इसकी प्रेजेंटेज और इसकी प्रेजेंटेज तीनों की आ गई। इस 45 65 एवरेज कितना हो जाएगा, 135 टोटल आ जाएगा, 135। प्रेजेंट टोटल कितना आ जाएगा, 135। एवरेज निकालना है, 3 से डिवाइड कर दो तो 45 वुड बी करेक्ट आंसर। 45 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको निकालनी थी व्हाट इज द एज, एवरेज एज ऑफ देयर प्रेजेंट टाइम। तो क्या बोल सकते हैं, 45 इयर्स इज द प्रेजेंट एज ऑफ, इज द एवरेज एज जो अपने तीनों पर्सन है उनकी। तो दोस्तों आप कनेक्ट करते हुए आपस में सेंटेंस को वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लो करो इसको। इसका इंग्लिश है और ये इसका हिंदी है। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में है। इन एम क्रॉस ऑफ टी इन 16 सेकंड। एक ट्रेन एम है, एक ट्रेन है एम, वो क्रॉस कर सकती है ट्री को 16 सेकंड में। भैया एक ट्रेन एम है जो क्रॉस कर सकती है किसी ट्री को 16 सेकंड के अंदर। ठीक है, एंड द सेम ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 880 मीटर। एक ट्रेन है जो 880 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस कर सकती है, 36 सेकंड में। तो एक मुझे बात बताओ, जब एम टी को क्रॉस कर रही थी, टी को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, भाई यहाँ पे एक टी खड़ा है और ये ट्रेन है इतनी बड़ी, और टी को क्रॉस करने का मतलब ये खुद को क्रॉस कर रही है अपने आप में। भाई खुद को, खुद की भी तो खुद की कुछ इसकी कोई डिस्टेंस होगी ना, कुछ लेंथ होगी। खुद को अगर वो कवर कर रही है तो उसमें कितना, 16 सेकंड का टाइम लग रहा है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा 880 मीटर या फिर जो कवर कर रही है उसमें एक्स्ट्रा कुछ सेकंड लग रहा है। भैया मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्स्ट्रा सेकंड उसमें लगे कितने लगे, 20 सेकंड। ये क्यों लगे, जब उसने 880 एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। तो मतलब हम कह सकते हैं ना
उसने 20 सेकंड के अंदर 880 ट्रेवल कर लिया। भाई ये पहले m मीटर ट्रेवल कर रही थी, तब उसको लग रहा था 16 सेकंड। समझना, इसको थोड़ा सा समझना, मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ। ये m डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, तब उसको लग रहा था 16 सेकंड। जब ये m कर रही है लेकिन इसके साथ साथ में 880 भी कर रही है, तब उसको कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकंड। वो 20 सेकंड क्यों लगा? क्योंकि उसने 880 ट्रेवल किया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 880 मीटर ट्रेवल करने में उसको 20 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम लग गया, या फिर इस एक्स्ट्रा 20 सेकंड में इसने 880 एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो आ जाएगी 44 मीटर पर सेकंड। 44 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, 44 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। इस 44 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने 16 सेकंड के अंदर खुद को ट्रेवल कर लिया, खुद को ट्रेवल कर लिया। तो भैया 44 सेकंड मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड जो थी, 16 सेकंड के अंदर इसने खुद को ट्रेवल कर लिया। भाई इस 16 सेकंड के अंदर उसने खुद को ट्रेवल कर लिया। खुद को ट्रेवल करने का मतलब वो पोल को क्रॉस कर रही है, तो क्या आ जाएगा आपको पता है? 15 इंटू 44 कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा, सॉरी 48 और 660 आ जाएगा, और प्लस का 44 कर देगा तो 704 मीटर इसने 16 सेकंड के अंदर क्रॉस कर लिया। और इस 16 सेकंड के अंदर जो 704 मीटर इसने क्रॉस किया, वो खुद को क्रॉस किया, तो खुद की जो स्पीड आ जाएगी, सॉरी खुद की जो डिस्टेंस आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? 704 मीटर आ जाएगी। जो ट्रेन है उसकी खुद की जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 704। सवालों को देखने का नजरिया देखो, पहले उसको 16 सेकंड लग रहा था, उसको कुछ ज्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसने 880 ज्यादा ट्रेवल किया। तो कितने सेकंड में किया? 20 सेकंड एक्स्ट्रा। ठीक है, इसकी स्पीड आ जाएगी 44 मीटर पर सेकंड। उस 44 मीटर पर सेकंड में इसने 16 सेकंड ट्रेवल किया, तो m डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया। और m क्या था? खुद की डिस्टेंस थी। लेंथ मान लो, खुद की डिस्टेंस मान लो, एक ही बात है। अब यहाँ पे क्या बोला? इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन n इज 78 मीटर पर सेकंड, मतलब जो ट्रेन m की जो स्पीड आई वो तो कितनी आई? 44 मीटर पर सेकंड। और जो ट्रेन n है उसकी स्पीड कितनी है? तो आप बोलोगे सर 78 मीटर पर सेकंड है। समझ गए बात को? एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन n टू क्रॉस ट्रेन m इन द सेम डायरेक्शन इज 26 सेकंड। भाई m प्लस n, ठीक है, और आपको पता है कि n ही क्रॉस कर पाएगी m को, क्योंकि n क्या है? फास्ट चल रही है। तो 78 माइनस का 44, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही है, और जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड जो है वो घट जाती है आपस में। ये इस साइड में चल रही है और ये इस साइड में चल रही है, तो आपको पता है क्रॉस करने में डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि ये भी इसी साइड में भाग रही है और ये भी इसी साइड में भाग रही है। जब ऐसे भागते तो एक दूसरे को क्रॉस करने में फटाफट कर लेंगे, तो भाग के चले गए आपस में। लेकिन जब ऐसे क्रॉस करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो ऐसे क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? इसको 26 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे कितना बचेगा? और आपको ये बात भी पता है कि जो m है उसकी डिस्टेंस कितनी है या फिर लेंथ कितनी है? 704। तो यहाँ पे 704 रख दूंगा, प्लस में आ जाएगा n, बट्टे में आ जाएगा कितना? देखो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल में 26 सेकंड। मल्टीप्लाई करूंगा इसको, कितनी बार जाएगा? 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 70, 4 इंटू 5 850, और प्लस में आ जाएगा 34, तो 885 आ जाएगा, 885। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से? 704 प्लस का n इज इक्वल हो जाएगा 884 आएगा ना, 34 आएगा, 884। ठीक है, इसमें जब ये 704 घटेगा जाके तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे कर रहा हूँ देखो, 180 आ जाएगी। तो आपसे क्या पूछा लास्ट में? देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन n? तो बोल सकता हूँ 180 मीटर। ये क्वेश्चन जो है ना, एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के अंदर धुआं धुआं क्वेश्चन जो आते हैं, ऐसे हलवा हलवा करवा देते हैं, वैसा कुछ करवाने का इंटेंशन है नहीं। अप्रोच सीखो, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, वो अप्रोच सीखो, वो जरूरी होती है सीखना। ठीक है, थोड़ा सा स्पीडली करेंगे चीजों को कि बहुत सारे क्वेश्चंस को हम साथ में प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो इसको पढ़ो आराम से, इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। देखो इंग्लिश में कैसे कर पाएंगे, मतलब ये बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा उम्दा क्वालिटी के क्वेश्चंस होने वाले हैं। डेफिनेटली आपका अर्थमेटिक का और जो एग्जाम में अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है वो चेंज करेंगे। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो एग्जाम टाइम में, पढ़ने के साथ ही आपको उसके स्टेप्स पता होने चाहिए कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। वो तभी आता है जब आप अप्रोच सीखते हो, जब आप चीजों को सीखते हो। जितना सीखोगे उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, स्पीड बढ़ जाएगी,
लेकिन वो उन्हीं में बढ़ेगी जो आपको ऑलरेडी चीज़ें आती है। जो चीज़ें नहीं आती उनमें कैसे स्पीड बढ़ाओगे? जब वो आती नहीं है तो पहले उसको सीखो, सीखने के बाद अप्लाई करो, तब जाके स्पीड भी बढ़ती है और एक्यूरेसी भी आती है और नंबर भी बढ़ते हैं। वरना जो चीज़ें आपको आ रही है, अगर वो मॉक टेस्ट में आ जाएगी तब तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, और जो चीज़ें मॉक टेस्ट में मतलब नहीं आएगी वो चीज़ें, तो आपके नंबर कम आ जाएंगे। तो अगर आपको एक बैलेंस लेके चलना है, तो मेरे 90% आ रहे हैं, कभी कभी मेरे 70 आ रहे हैं, कभी मेरे 80 आ रहे हैं, उसको कम करने का एक ही तरीका है कि आपको कुछ चीज़ें आ नहीं रही, कुछ अप्रोच आपको नहीं पता है, फिर कुछ लॉजिक्स आपको नहीं पता है, वो पहले सीख जाओ, सफिशिएंटली सीख जाओ। फिर जब उनको आप मॉक टेस्ट में देखोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। ये मेरा हमेशा मानना रहता है। नंबर 4 कैटल फील्ड है, ये पैक है एस टी यू वी। एवरेज वेट ऑफ एस टी यू वी कितना है? एवरेज वेट है एस का, टी का, यू का और वी का, वो कितना है? 5.5 जेड प्लस का 80। तो अगर एवरेज ये है तो इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा। इनका टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इनका टोटल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 22 जेड और प्लस में आ जाएगा 320। एंड द एवरेज वेट ऑफ एस एंड यू, और एस और यू का यहाँ से कितना बन जाएगा? तो बोलोगे सर 5 जेड माइनस का 10, तो मतलब बोल सकता हूँ 10 जेड माइनस का 20 आ जाएगा टोटल। जब एस और यू का ये है, एस और यू का ये है, तो टी और वी का क्या बन जाएगा? तो टी और वी का देख लेता हूँ, इसमें से घटा देता हूँ ये, तो घटाऊंगा तो 22 जेड में से 10 जेड घटेगा, क्या बचेगा? तो बोला सर 12 जेड बच जाएगा। और 320 में से माइनस का 20 घटाऊंगा तो फिर जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 340 बन जाएगा। टोटल वेट ऑफ टी प्लस वी टुगेदर इज 2740 kg, और ये टुगेदर आ गया, देखो ये किसके इक्वल में होना चाहिए? 2740 के इक्वल में होना चाहिए। तो 12 जेड हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो 2400 बन जाएगा। तो जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? 200 आ गई। जेड की वैल्यू 200 आई इफ द रेशियो द टोटल वेट ऑफ एस एंड यू इज 14:9। तो आपको बोला कि जो टोटल वेट है वो एस एंड यू का वो कितना है? 14:19 है। ये रहा एस और यू, इनका टोटल वेट निकालेंगे तो जेड की वैल्यू जब 200 है, 2000 माइनस का 20 कितना बन जाएगा? 1980 बन जाएगा, बनेगा। आपसे क्या बोला है? 2000 माइनस का 20 कितना होता है? 1980 होता है, ठीक है। टोटल वेट जो है वो एस और यू का रेशियो 19 है, और ये आ गया टोटल वेट, ठीक है। देन फाइंड द टोटल वेट ऑफ टी यू एंड वी, अपने को निकालना है। टी यू एंड वी का वेट अपने को निकालना है। भैया जब एस का और यू के में रेशियो देखता हूं तो कितना? 14:19 है, ठीक है। कितना बन जाएगा? 31 बन जाएगा, नहीं 31 बन जाएगा, 33, ठीक है। और 33 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, 99 और 2 98 है, और 60 बार जाएगा, मतलब 60 टाइम। तो एस का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 84,840, और जो 19 है उसका कितना आ जाएगा? बार जाएगा ना, 51,114, ये बन जाएगा इसका। आपसे पूछा है देखो टी का, यू का और वी का, इसमें से यू का तो निकल गया कितना? 1140 दिख रहा है क्या आपको? यू का कितना निकल गया? 1140, तो यू का तो आ गया 1140, ठीक है। आपसे किसका पूछा है? आपसे किसका पूछा है? टी और वी का पूछा है। तो टी और वी का अपन ने निकाला था यहाँ पे कितना? 2740 था ऑलरेडी। भैया जब टी और वी का तो ऑलरेडी गिवन था, देखो टी और वी का तो ऑलरेडी गिवन था, टी और वी का तो ऑलरेडी गिवन था 2740। यू का एक्स्ट्रा निकालना था जो कि निकाल लिया 1140। तो टी प्लस का वी, इनका तो कितना आ गया? 2740, और यू का एक्स्ट्रा कितना आ गया? 1140। तो कितना बन जाएगा? टोटल कितना आ जाएगा? 80। 27 और 11 कितना हो जाएगा? 38। तो 3880 वुड बी योर करेक्ट आंसर। 3880 3880 वुड बी योर करेक्ट आंसर। आपको चीजें समझ में आई? क्या चीजें रिलेवेंट लगी? आपको लगा कि ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली अपन को करने चाहिए, ऐसी अप्रोच डेफिनेटली अपने को सीखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस के बारे में पता लगता है, और हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी पता लगता है, तो काफी फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ऐसा ढूंढना ना पड़े कि पहले डीआई आया तो उसको कैसे करेंगे, पहले ये आया तो उसको कैसे करेंगे, पहले ये आया तो उसको कैसे करेंगे, नहीं, जो दिखे उसको पेल दो। मेरा हमेशा अप्रोच ये रहता है कि जो मुझे, अगर पेपर मैंने स्टार्ट किया, चाहे मैं क्वांट कर रहा हूँ, चाहे मैं रीजनिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं देखता कि स्टार्टिंग में क्या आया, मैं डीआई पहले नहीं करूंगा, मैं अर्थमेटिक पहले नहीं करूंगा, मैं ये पहले नहीं करूंगा, नहीं, जो दिखे वो करो। लेकिन उसके लिए एक स्टेट होता है कि यार हमें इस लेवल पे पहुंच जाना है पहले। ऐसा नहीं कि आपको चीजें आ नहीं रही है, फिर आपकी प्रैक्टिस कम है, डीआईज को लेके फॉर एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस कम है, आपको जो दिखे वो डीआई पहले दिखे उसको कर लिया, ऐसा नहीं होता। वो चीजें एक लेवल पे आके अपने आप पता लग जाती है।
टू डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, नेमली रेड पेन और ग्रीन पेन है इन बॉक्स पी एंड क्यू। टू डिफरेंट टाइप ऑफ पेन है पी और क्यू के अंदर, रेड पेन है और कौन सा पेन अपने पास में, ग्रीन पेन है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी क्या है, कुछ रेड है और कुछ क्या है, ग्रीन है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड पेन्स इन पी टू नंबर ऑफ ग्रीन पेन इन क्यू 4:5। जो रेड पेन है इन पी के अंदर और जो ग्रीन पेन है इन क्यू के अंदर वो कितना है, 4:5। तो 4x और 5x कर दिया मैंने, कोई दिक्कत? एक मिनट रुको, ये 4x और 5x है ना, नेक्स्ट अलग पेन ले लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये ले लिया मैंने 4x और ये आ गया 5x। ठीक है, द नंबर ऑफ द ग्रीन पेन्स इन पी 700 मोर देन दैट ऑफ क्यू। जो रेशियो ऑफ ग्रीन पेन है पी के अंदर ये वाला, वो 700 ज्यादा है किससे, क्यू से। देखो क्या बोला, द नंबर ऑफ ग्रीन पेन्स इन पी 700 मोर देन दैट ऑफ क्यू। ग्रीन पेन जो है ना अपने पास में पी, वो क्या 700 ज्यादा है दैट ऑफ क्यू का मतलब जो ग्रीन पेन है क्यू में उससे। समझना बात को। देखो द नंबर ऑफ रेड पेन्स इन पी ये वाला, द नंबर ऑफ ग्रीन पेन्स इन पी इज 700 मोर देन दैट ऑफ क्यू, मतलब ग्रीन पेंसिल इन क्यू के अंदर से 700 ज्यादा है। तो 5x प्लस का 700, समझ भाई। एंड द नंबर ऑफ रेड पेन्स इन क्यू इज 170 लेस देन दैट ऑफ पी। मतलब इसने क्या बोला, एंड द नंबर ऑफ रेड पेन्स इन क्यू, जो रेड पेन्स इन क्यू के अंदर है वो क्या है, 170 लेस देन दैट ऑफ पी, इससे 170 कम है वो। रेड पेन की बात करें, रेड पेन टू रेड पेन, द नंबर ऑफ रेड पेन्स इन क्यू इज 170 लेस देन दैट ऑफ पी, मतलब रेड पेन से ही कम है। तो 4x माइनस का 170, सिंपल बात है। दैट ऑफ पी का मतलब क्या है, जो रेड पेन पी के अंदर थे उससे। ये बात तो सिंपल है, ये बात तो सिंपल है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन क्यू इफ द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन बोथ बॉक्सेस इज 2240। अगर दोनों में मिला के 2240 है, अगर मैं देखता हूँ तो 4x 8x, 8x और 10x कितना हो जाएगा, 18x। तो 18x 700 में से 170 जाएगा तो कितना बचेगा, 500 बचेगा। तो अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है, 1710 बन जाएगा। इज इक्वल में कितना आ जाएगा, 18x। तो 9 से कितनी बार जाएगा, 2x, और 9 से कितनी बार जाएगा, 9 1 9, 9 ने 81, 190। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 95। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 95 पूछा है। तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन बोथ क्यू। टोटल नंबर ऑफ पेन्स अपने पास में क्यू में कितने हैं वो बताने हैं। तो भैया 4x और 5x 9x है, इसमें कितने टोटल, 9x माइनस का 170। आपको पता है x की वैल्यू कितनी है, 95। तो 95 इंटू 9 माइनस का 170, ठीक है। 45 4 81 और 4 85, माइनस का आ जाएगा 170। तो घटा देंगे, 5 है, 15 में 7 गया 8, 7 में से गया 6, 685 वुड बी योर राइट आंसर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये जो है ना क्वेश्चंस वो एक्चुअल आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ मेंस के हैं, और उनमें से भी वो क्वेश्चंस है जो टफर साइड पे आते हैं। ठीक है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि टफ चीजें करवाऊं, क्योंकि चीजें टफ जितनी करोगे उतना लेवल इंप्रूव होता है आपका, उतना लेवल इंप्रूव होता है। ये अगर देखें तो एक्चुअली में जो आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क की, जो आरआरबी क्लर्क की जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं इनको, ठीक है। लेकिन ये आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में करना काफी रिलेवेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। 30 सेकंड्स का आपके पास में टाइम है, ट्राई करो अटेम्प्ट करने का। ये इसका हिंदी में है और ये इसका इंग्लिश में। एक छोटी सी क्लास के अंदर हम इतना कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे ना, इतना कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको लगेगा कि यार हमने ना जनरली चीजें सही प्रैक्टिस करी है, जनरली कुछ नई चीजें सीखी, आपको ऐसा लगेगा। जनरली हमने कुछ अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, आपको लगेगा, ठीक है। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पी क्यू आर कितनी है, 2:3:1 है। तो पी क्यू आर की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2:3:1 है respectively, and type R alone can fill 87.5% of the tank in 42 minutes। तो R की बात कर रहे हैं, ये R क्या कर सकता है, ये R कर सकता है भैया 87.5%। 87.5% का मतलब कितना होता है, 7/8, ठीक है। जब ये 7/8% है, या फिर 7/8 ऑफ द वर्क टैंक इन कितने टाइम में भर सकता है, 42 मिनट्स के अंदर। अगर ये 42 मिनट्स के अंदर भर सकता है
तो 1 मिनट में कितना करेगा? 42 मिनट से, सॉरी, 7×6=42। मतलब पूरा जो 8 वर्क है भाई, 8 टोटल वर्क था, उसमें से 7 जो है ना वो कितने टाइम में कर सकता है? 42 मिनट में कर सकता है। तो एक कितने टाइम में करेगा? 6 में। तो 8 कितने में करेगा? 48 में। मैं ऐसे करता हूँ जनरली। मेरा तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपसे बोला ना यहाँ पे R alone can fill 87.5% of the tank in 42 minutes। 87.5% का मतलब क्या होता है? 7/8। मतलब है वो 8 में से 7 काम को करेगा कितने मिनट में? 42 मिनट में। 8 काम थे, उनमें से 7 यूनिट काम को वो कर लेगा 42 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो एक को कितने में कर लेगा? 6 में कर लेगा। जब एक को वो 6 में कर लेगा तो 8 को कितने में कर लेगा? 48 में कर लेगा। भाई जब एक को 6 में कर लेगा तो 8 को कितने में कर लेगा? 48 में कर लेगा। 14 में कर लेगा। तो मतलब पूरा जो 8 वक्त था उसको वो 48 मिनट में कर लेगा। ठीक है, पूरा 8 48 मिनट में कर लेगा। अब 48 मिनट में पूरा काम कर लेता है। भाई 8 का मतलब क्या है? टोटल वर्क। उस टोटल वर्क में से 7 यूनिट जो काम है वो 42 मिनट में कर लेता है। तो 1 यूनिट काम कितने में कर लेगा? 6 मिनट में। टोटल जो अपने पास में 8 यूनिट काम है उसको कितने में कर लेगा? 8 से 48 मिनट में कर लेगा। तो टोटल जो है उसको 48 मिनट में, तो पूरा वर्क कितना है? 48 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। अब उसकी एफिशिएंसी है 1। अगर उस एक एफिशिएंसी के साथ में वो 48 मिनट में पूरा काम कर लेता है, मतलब टोटल वर्क है कितना? तो बोलोगे सर 48 यूनिट है। अब आपसे क्या पूछा? द टाइम टेकन बाय पाइप पी एंड क्यू टुगेदर टू हाफ ऑफ द टैंक। हाफ ऑफ द टैंक मतलब 24। कौन काम कर रहा है? पी और क्यू मिलकर काम कर रहे हैं। पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 3 5। तो 5 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 4.8 मिनट में पूरा काम कर लेगा। तो 4.8 मिनट में करेक्ट आंसर। अब इस बात को समझ पाए? क्या आप इस बात को समझ पाए? ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो मैक्सिमम आप मान के चलो तो 40 to 50 सेकंड्स के होते हैं वो क्वेश्चन करने में। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन जो थे, 3-4 क्वेश्चन जो थे, उनमें हो सकता है 1 मिनट लग जाए। अगर आपको चीजें पता है, अगर आपको लॉजिक्स पता है, तो इनमें आप आराम से कर सकते हो 1 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन 1 मिनट से ज्यादा वाला कोई भी सवाल नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। ये इसका इंग्लिश है और ये इसका हिंदी है। दिमाग लगाओ, करो ट्राई। टाइम दो इस क्वेश्चन को 1 मिनट का, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मिनट डिजर्व करता है। ठीक है, जरूरी नहीं होता ये सब क्वेश्चन के अंदर आपको टिक लगाना हो, या फिर ये नहीं है। आपको बस बेसिक्स पता है ना, उस बेसिक स्पीड के साथ में भी अगर आप फास्टली करोगे अभी आप अच्छा कर लोगे, अभी आप अच्छा खासा कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये खुल क्यों नहीं रहा है यहाँ से? ऐसे खुलेगा क्या ये? ओए होए होए। लॉक करें इसको। देखो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा आप भटक सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज डिफिकल्टी जरूर आपको देखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 28 kg। मान लेता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं वो है इसमें x, जो एवरेज है वो कितना है? 28 है। ठीक है, द वेट ऑफ द टू स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 20 kg ईच। ध्यान से समझना, इनमें से जो 2 स्टूडेंट थे उनका जो वेट है इंक्रीज बाई 20 kg ईच। मतलब अगर भाई टोटल वेट आपको पता है कि स्टूडेंट x थे, और जो आपको पता है इसमें एवरेज वेट है वो 28 है, टोटल वेट कितना हो जाएगा? 28x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो x अपने पास में टोटल स्टूडेंट है, उनमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हमने ईच 20-20 kg बढ़ाया, तो मतलब 40 kg हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। 40 kg हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। एंड द वेट ऑफ द अनदर स्टूडेंट्स इज डिक्रीज्ड बाय 10 kg। ध्यान देना यहाँ पे, and the weight of another student is decreased by 10 kg, not each 10 kg। हमने सबका 10-10 कम नहीं किया है, हमने सब स्टूडेंट में 10-10 kg कम नहीं किया है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट पीछे बच गए थे, तो x माइनस का भाई 2 तो हमने यहाँ ले लिया था, टोटल x थे, पीछे बच गए x माइनस का 2 स्टूडेंट। अब हमने सब में 10-10 kg कम नहीं किया है, जितने भी स्टूडेंट पीछे थे उन सबका मिला के हमने 10 kg कम कर लिया। सब में 10 kg हमने क्या कर लिया? कम कर लिया। सब में 10-10 kg कम नहीं किया, सबका ओवरऑल 10 kg हमने क्या कर लिया? कम कर लिया।
when the average weight of the class is increased by 1 kg, जो एवरेज वेट है क्लास का वो कितना हो गया, बढ़ के मतलब 1 kg बढ़ गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने को बताने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 28x पहले टोटल वेट था, उसमें से दो जो स्टूडेंट थे उनमें हमने क्या किया, 20-20 kg बढ़ाया। तो हमने क्या कर लिया, इसमें एक्स्ट्रा वेरिएशन किया और हमने इस 28x टोटल वेट में 40 kg एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, क्योंकि भैया 20-20 kg यहाँ पे बढ़ गया। और जो पीछे जितने स्टूडेंट बच गए थे उनमें हमने 10 kg का वेट कम कर लिया, मतलब हमने एक्स्ट्रा 10 kg कम कर लिया, ना कि सब में 10-10 kg कम कर लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, सब में 10-10 kg हमने कम नहीं किया। तो क्या हुआ, हुआ कि भैया इंक्रीज हो गया, जो एवरेज था 1 kg, एवरेज था कितना 28, एवरेज कितना हो गया, बढ़ के 29 हो गया। स्टूडेंट तो पहले जितने एक्स थे आज भी उतने एक्स ही है, तो अभी टोटल कितना हो गया, 29 हो गया। भाई पहले एवरेज 28 था, बढ़ के एवरेज 29 हो गया। स्टूडेंट पहले एक्स थे, अभी भी कितने हैं, एक्स ही है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 29 एक्स। तो भैया हो गए अपने पास में 29 एक्स टोटल वेट, और ये था पहले टोटल वेट। यहाँ पे कितना बचेगा, 30, ये उधर जाके घट जाएगा तो बन जाएगा एक्स। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगी। दैट इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर करेक्ट आंसर। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को पढ़ते टाइम आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इसमें, वो सब भी आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखते हैं, इसको देखो, ट्राई करो, इंग्लिश है और ये हिंदी है। सॉल्व। तो एसवीआईपी और आईबीपीएसपीओ के अंदर जरूरी नहीं होता कि सभी के सभी डिफिकल्टी आए, वरना तो 30 मार्क्स लाना इम्पॉसिबल हो जाता है अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। लेकिन कुछ डुएबल भी आते हैं, कुछ नॉर्मल लेवल के भी आते हैं, और कुछ जो अपन कर रहे हैं उससे, देखो उस लेवल का तो टच ही नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे चले चीज़ों, ठीक है, ताकि दिमाग खुले। मेरा मोटिव है कि हमेशा दिमाग में खुलना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल प्रैक्टिस का कुछ फायदा नहीं है। A and B started a business and the investment of A and B is X and X plus का 600, ठीक है, बोला है ए और बी स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट कितनी है ए और बी की, वो है एक्स और एक्स प्लस का 600, इसकी है इन्वेस्टमेंट एक्स और ये है एक्स प्लस का 600। द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ ए एंड बी कितना है, 30 मंथ एंड 10 मंथ रेस्पेक्टिवली। इसने किया 23 मंथ्स और इसने इन्वेस्ट किया 10 मंथ के लिए। इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 12/35 ऑफ द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ द बिजनेस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जो प्रॉफिट शेयर ऑफ बी है वो कितना है, 12 है टोटल में से, और टोटल कितना है 35, तो भैया ए का कितना बच जाएगा, भाई जब टोटल 35 है उसमें से 12 ये है तो पीछे कितना बच जाएगा, 23 बच जाएगा इसका। तो जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट है और जिस हिसाब से टाइम है उस हिसाब से अपने को प्रॉफिट मिलेगा। तो भैया ए कितना है, x इंटू 23, और बी कितना है 10 इंटू एक्स प्लस का 600। कोई दिक्कत आई इसमें, ए का प्रॉफिट कितना है 23, बी का प्रॉफिट कितना है 12, सिंपल बात, 23 से 23 कटेगा, ठीक है। वैसे मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, इधर मल्टीप्लाई कर दो इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा 12x। ये अगर 10x मल्टीप्लाई होगा उधर जाएगा उधर, तो एक ही बचा है, तो क्या बनेगा 10 और x प्लस का 600। देखो 10x उधर जाके घट जाएगा तो 2x इक्वल टू कितना बचेगा 6000, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3000, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000। तो पूछा क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हाट वी कॉल्ड x इज 3000, दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, समझ में आया लॉजिक, समझ में आई चीजें, समझ में आई चीजें। अगर समझ में आ रही है चीजें तो काफी हेल्पफुल होने वाली है, नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ट्राई करो समझने का, आ जाएगी समझ में, है ना। ये स्टेटमेंट है,
कभी कभार ऐसा होता है कि आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ मेंस की प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट आ सकता है, आए हुए भी है, एक दो बार आए हुए भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है, मॉक टेस्ट में भी आपको मिल जाएंगे, एक्चुअल एग्जाम में भी कभी कभी दो स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। देखो करो इसको, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ खुद को ना, ऑप्शन से छुप रहे हैं इसके, चलो इतना बहुत रहेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर मैं समझाता हूँ। फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एम एंड एन, अपने को कॉस्ट प्राइस का सम निकालना है एम और एन का। द रेशियो, स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एम, वो कितना है, 8:7 है। यहाँ पे मैं एम लेता हूँ और यहाँ पे मैं एन लेता हूँ, इनका मैं कॉस्ट प्राइस लेता हूँ। अगर मैं कॉस्ट प्राइस के सम की बात करूं, सॉरी कॉस्ट प्राइस के रेशियो की बात करूं तो 8:7 है। एंड द सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल एम एन एन टुगेदर इज 1220। अभी भैया सीपी गिवन है, ना एसपी पता है और ना ही एमपी पता है, लेकिन एमपी का सम पता है कितना आएगा, एमपी का सम कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 1220 आ जाएगा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट से तो हम नहीं निकाल सकते, सिंपल बात है। आर्टिकल एम इज सोल्ड 20% प्रॉफिट एंड आर्टिकल एन इज सोल्ड 16 से ही 16.66% लॉस। भैया जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, एम को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो आ जाएगा 10, अच्छा 5 है ना, 16 तो मतलब 9.6 आ जाएगा। और जब इसको 16.66% लॉस में जाता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा, एसपी मिल जाएगा, सीपी का रेशियो मिल जाएगा, एमपी तक तो कोई पहुंचा ही नहीं, एमपी तक तो कोई पहुंचा ही नहीं, लेकिन जो प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो एमपी की गिवन है ना। तो जब कोई एमपी तक पहुंचा ही नहीं, कोई स्टेटमेंट दोनों को मिलाऊंगा तब भी वो एमपी तक नहीं पहुंचेगा, स्टेटमेंट सेकंड से अलोन भी नहीं आ सकता, और जब दोनों को मिलाएंगे तभी भी नहीं आ सकता। तो हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये आ जाएगा अपना। ये आपने नोटिस किया होगा कि अपने चैनल पे 101 क्लासेस हो चुकी है, ठीक है, और उसमें से सिर्फ एक क्लास ऐसी है जो प्रीलिम्स की है, बाकी सारी क्लास 100 क्लासेस जो मेंस की है, खाली 100 क्लासेस वो किसकी है, मेंस की है, ठीक है, सारी सीक्वेंस में पड़ी है, इतनी सीक्वेंस में कि किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, इतना सीक्वेंस में हमने चीज़ों को हैंडल कर रहा था, क्योंकि जो चीज़ें, जो डिफिकल्टी मुझे अपने टाइम पे आई थी, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने 2 सालों में, 3 सालों में, जब जॉब के साथ साथ में मैंने मैंने जॉब 2023 में ले लिया था, तो उन 2.5 सालों में मैंने अच्छे से एनालाइज किया सबको कि यार क्या चल रहा है, क्या डिफिकल्टी आ रही है, बहुत सारे दोस्तों से पूछा, मैं खुद जो एक्सपीरियंस करता था वो भी देखा। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो सीक्वेंस की आती है, कि हमें चीज़ें सीक्वेंस में शेड्यूल वाइज नहीं मिल पाती, और मैंने सबसे बड़ी चेकलिस्ट इसी चीज़ को दी है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसी चीज़ को दी है कि मैं हर एक चीज़ को इतनी सीक्वेंस में करूँगा, इतने सीक्वेंस वाइज करूँगा जितना आपको कहीं नहीं मिल सकता, कहीं पर भी नहीं मिल सकता, मैं फुल गारंटी के साथ में करूँगा ये चीज़ें। मैं अगर इतना मान लीजिए, एक टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत कंटेंट हो जाता है, 1000, 2000, 2500 वीडियोस हो जाते हैं, तब हम कैसे शेड्यूल करेंगे, तो उसका भी प्लान है, उसका पूरा आपको वीडियो दूंगा, एक प्रॉपर वीडियो दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो आप ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, ये प्रॉब्लम है ये कर सकते हो, आईपीएस पीओ मेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, इतना डिटेल में बताऊंगा, इतना मतलब चीज़ों को बताऊंगा कि आपको भटकने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, भटकने की ज़रूरत ही ना पड़े। अभी आप चेकलिस्ट देखोगे, आपको उसमें आईबीपीएस पीओ की फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें 22-23 क्लासेस हो चुकी है, एसबीआई पीओ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एसबीआई क्लर्क की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें 15-20 क्लासेस मेंस की है, आरआरबी पीओ की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें 12-13 क्लासेस मेंस की है। तो इतनी सीक्वेंस में आप चल रहे हैं तो आगे भी चलेंगे, कि कोई की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि हम पूरा जब तक है तब तक इतना सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ेंगे, और इतना हाई क्वालिटी होनी चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, और स्मूथ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा प्रायोरिटी में रहेगी, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को फेस करते हैं स्टूडेंट, यार हमें चीज़ें सीक्वेंस में नहीं मिल पाती, तो यहाँ पे इतना सीक्वेंस में सब मिलेगा जिसकी हद नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो मैं आपको बताऊंगा, देखो यहाँ से पढ़ो,
क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस करी है चीज़ें लेटेस्ट में, तो मैं आसानी से बता भी पाऊंगा। अब हम प्रीलिम्स की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे तो पूरा प्रीलिम्स के लिए भी बनेगा, ठीक है, तो उसको टेंशन लेने का आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हम क्या है ना, प्रॉब्लम पता है क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम नाम ये नहीं रखते, हम नाम रखते हैं अभ्युदय बैच, क्या क्या पता नहीं, वॉरियर बैच, और ये बैच, तो पता ही नहीं चलता कि वॉरियर बैच में है क्या। अरे नाम से थोड़ी होता है यार, उसमें एक्चुअली में है क्या। अगर आप ये लिखोगे आईबीपीएस पीओ मेंस बैच, तो पता लग जाएगा कि इसमें एक्चुअली में आईबीपीएस पीओ मेंस का कंटेंट है। वॉरियर बैच, सुल्तान बैच, ये बैच, नाम मत रखो यार। मैं कभी नाम नहीं रखूंगा, मतलब जितना मैंने पढ़ा है कभी नाम नहीं रखा किसी का, क्योंकि मैंने जो नाम है वो दिया है कि आईबीपीएस पीओ मेंस प्लेलिस्ट। इतना सिंप्लीफाई कर दो चीज़ों को, इतना सिंप्लीफिकेशन पे हमें हमारा मोटिव होना चाहिए, ना कि एम्ब्रॉयडरी करने में, ना कि हीरे हीरे मोती जड़ने में। वहाँ पे इम्पैक्टफुल कुछ करना है यार, इम्पैक्टफुल करना है, तो इम्पैक्टफुल तभी कर पाओगे जब चीज़ें यू नो स्मूथ हो, चीज़ें दिख रही हो सामने कि हाँ ये है और इसमें ये कंटेंट है, ये प्लेलिस्ट है और इसमें ये कंटेंट है। प्लेलिस्ट का नाम रख दिया अभ्युदय, मैं किसी को, मेरे को पता ही नहीं किसका अभ्युदय, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं। अब अभ्युदय के अंदर पता ही नहीं क्या है, आप हमारी अभ्युदय प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आप हमारी संग्राम प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। यार ये बताओ ना कि इसमें ये चीज है, इसमें ये कंटेंट है। मैं ये बताऊंगा आईबीपीएस पीओ मेंस प्लेलिस्ट, इसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें आईबीपीएस पीओ मेंस का कंटेंट है, ताकि ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। सिंपल है, इतना सिंप्लीफाई कर दो कि प्रॉब्लम ही ना हो, है ना। ज्यादा हीरे मोती चढ़ने से क्या फायदा हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन इज एक्स है। A student got marks which is 330 लेस देन द मैक्सिमम मार्क्स। मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं, एक्स है। स्टूडेंट ने 330 लेस मार्क्स स्कोर करे, मान लीजिए उसने इतने मार्क्स स्कोर करे, ये कितने थे, एक्स माइनस का 330, ये कम है ना मार्क्स, ये कम मार्क्स है, लेस, तो लेस तो इस साइड में आएगा। अगर ज्यादा मार्क्स करता है, भाई ज्यादा तो कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ही एक्स है, तो या तो वो इतना करेगा, इतना करेगा, इतना करेगा, ज्यादा ही कोई टैलेंटेड होगा तो इतना कर लेगा, में से पूरा तो भाई बहुत ही कम कर पाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि लेस मार्क्स करेगा तो पीछे ले लेते हैं, देन द मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्ड बाय 5 मार्क्स। भाई इसने इतने मार्क्स स्कोर करे और ये मैक्सिमम मार्क्स में मान लीजिए इतने थे, इतने कितने कम थे, 330 मार्क्स कम थे। इसने बोला कि 5 मार्क्स से फेल हो गया, 5 मार्क्स से फेल हो गया। मान लीजिए इसने इतने मार्क्स स्कोर करे, अगर ये थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा स्कोर कर लेता, थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा कर लेता, इतना सा, यहां तक मार्क्स स्कोर कर लेता वो, अगर मान लीजिए, भाई यहाँ से स्टार्ट होता है मार्क्स का जो टेबल है, जो स्केल है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, 10%, 20%, 30%, 40%, ऐसे करते करते 100% तक आता है। उसने इतने स्कोर कर लिए और ये थी 30 लेस देन, अगर वो 5 एक्स्ट्रा कर लेता वो पास हो जाता। तो 5 एक्स्ट्रा मतलब ये मार्क्स है, और ये मार्क्स इसमें 5 ऐड कर दूंगा तभी तो आएंगे ना। भैया वो फेल हो गया क्योंकि इसने 330 मार्क्स कम स्कोर करे, अगर वो 5 एक्स्ट्रा कर लेता तो वो पास हो जाता। तो अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूंगा, ध्यान से देखना दोस्तों, तो क्या बन जाएगा अपने पास में, ये मार्क्स, तो x माइनस का 325, x माइनस का 325, समझ में ये बात। द मैक्सिमम पासिंग मार्क्स इज 35%, और ये जो मार्क्स है ना वो 35% है। ये 10वीं क्लास वाली बात यहाँ पे आ गई। तो x है, इसका 35% जो है ना वो क्या है अपने पास में, पासिंग मार्क्स, और पासिंग मार्क्स कितने हैं, x माइनस का 325, ठीक है। 7/20 आ जाएगा, तो 7x, अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, 20x माइनस का 325 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 650 और 0 आ जाएगा। तो 13x इज इक्वल में कितना हो जाएगा, 6500। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 13×5 = 500। आपसे पूछा क्या था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। आपको थोड़ा सा स्पीडली चीजों को लेके चलना है, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं चीज़ों को, है ना। ऐसा नहीं है कि आराम से मस्ती मस्ती में धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, नहीं, रिलेवेंसी भी ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको पढ़ते हैं, गजब का क्वेश्चन है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। देखो मैंने ये स्लाइड इतना क्यों लिया, कभी नहीं सकता था,
लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि पूरा अभी एग्ज़ाम का जो फ़ॉन्ट होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, एज़ इट इज़ जो व्यू होता है जब हम स्क्रीन खोलते हैं एग्ज़ाम में, तो वो पूरा नहीं होता है कोई भी इतना बड़ा। उसमें यहाँ पे अपने प्रोफाइल वगैरह लिखी होती है, यहाँ पे ऐसे डब्बे होते हैं, तो वो दिखने में इतना ही होता है, इतना ही होता है दिखने में, और दिखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है। ये एक्चुअली ऐसा ही दिखेगा आपको, एस बी आई पी, आई बी पी, एस मेंस का जब दोगे ना, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन दिखेंगे। मैंने जानबूझ के ये लिया है इतना, तो एक्चुअली में दिखने में ऐसे ही दिखते हैं, वो लंबे लंबे नहीं दिखते, ऐसे कभी नहीं दिखेंगे आपको एग्जाम में इतने लंबे लंबे, इतना ही दिखेगा, और थोड़ा सा 3-4 लाइन्स का होगा वो। अब ये देखने में तो एक लाइन का लग रहा है, तो समझ में आ जाएगा, फटाफट कर लेंगे। तो एग्जामिनर आपकी साइकोलॉजी के साथ भी खेलता है कि भैया जब ऐसे एक लाइन में दिखेगा ना तो फटाफट कर लेगा वो, तो थोड़ा सा क्या उसको दिखने में भी बड़ा बनाओ, और वेरिएबल्स भी डालो, ये डालो वो डालो, तो वो क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है, लेकिन होता नहीं है इतना। इसको स्प्लिट कर दोगे तो लंबा बन जाएगा, एक लाइन का बन जाएगा, तो बाहर निकलोगे एग्जाम से तो बोलोगे सर एक एक लाइन के क्वेश्चन आए थे ना। लेकिन वो भी मेंटेलिटी, आपका माइंडसेट वहाँ पे क्या होता है, अगर आप उसको एक लाइन का समझने की कोशिश करते हो तो स्प्लिट कर दो। भाई यहाँ पे जो होता है आपके पास में, इसको यहाँ पे एक बटन होता है, इसको जब दबाते हो ना पूरा इधर हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है, तो ये पूरा इतना लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन इतना लंबा हो जाएगा, और फिर एक लाइन का लगने लग जाएगा, तो आप बाहर आके बोलोगे सर एक एक लाइन के क्वेश्चन आए थे, हमने तो सारे अटेम्प्ट कर दिए। ठीक है, चलो। इन मिक्सचर ऑफ एक्स लीटर मिल्क इन वाटर है, द रेशियो ऑफ द मिल्क इन वाटर इज 3:4। मिल्क इन वाटर है, जो रेशियो है मिल्क इन वाटर का वो कितना है, 3:4 है। समझ में ये बात है, समझ में ये बात है। इफ 210 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड, मतलब जब इसमें से हम 210 लीटर मिक्सचर को रिमूव करते हैं 3:4 आएगा। भाई अब मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी रेशियो के अंदर आपका मिक्सचर है उसमें से कितना भी निकाल लेते हैं, तो जो पीछे बचेगा वो भी उसी रेशियो में बचेगा जिस रेशियो में था, और जो निकलेगा उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो वही रहेगा जो था। ठीक है, ये चीज़, दो चीज़ें हमेशा सेम रहती है। 210 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड 120 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, मतलब अभी जो करंट रेशियो है वो ये है। ठीक है, और स्टार्टिंग में भी यही था क्योंकि यही बचना है, और जब हमने 120 लीटर ऑफ मिल्क इसमें ऐड कर दिया, हमने 120 लीटर इसमें मिल्क ऐड कर दिया, the mixture, then the ratio of water to milk in the final mixture become 4:5। अब यहाँ पे जल्दीबाजी में हम क्या पढ़ लेते हैं, वाटर टू मिल्क की जगह मिल्क और वाटर पढ़ लेते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं 4:5 कर देते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपसे जो रेशियो गिवन है वो क्या दिया, वाटर टू मिल्क का गिवन है, तो वाटर टू मिल्क का मतलब क्या हो जाएगा, इसको 4:5 ना लिख के ऐसे लिखो, 4 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे आएगा, क्योंकि वाटर का पहले है तो वाटर का पहले आएगा, और मिल्क का बाद में है तो मिल्क का बाद में आएगा। ठीक है, 4:5 हमने लिख दिया। अब बनाइए जब 120 लीटर हमने इसमें मिल्क मिलाया, देन फाइंड द मिक्सचर बिकम 4:5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो स्टार्टिंग में मिक्सचर था ना अपने पास में वो x लीटर था, ये अपने को निकालना है। भैया मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे x वक्स मानने की जगह कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, मुझे आप एक बात बताइए। भैया ये 4 से 4 ही रह गया क्योंकि हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलाया। ठीक है, तो सिंपल बात है। लेकिन ये 3 से 5 क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा 120 मिला दिया। अगर ये 4 से 6 बन जाता, 4 से 7 बन जाता, तो हम पहले में इसको इक्वल करते, क्योंकि हमने वाटर कुछ मिलाया ही नहीं था, और जब हमने कुछ वाटर मिलाया ही नहीं था तो भैया रेशियो चेंज कैसे हो सकता है। भैया 4 से 4 है, इसका रीजन है क्यों, क्योंकि हमने वाटर इसमें कुछ नहीं मिलाया, और ये 3 से 5 बन गया, इसका भी एक रीजन है क्योंकि हमने इस 120 लीटर इसमें मिल्क मिलाया है, इसलिए चेंज हुआ। अगर यहाँ पे चेंज होता, 4 से 5 बन जाता, 4 से 6 बन जाता, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हम पहले इनको सेम करें, क्योंकि हमने वाटर तो मिलाया नहीं, तो भैया चेंज कैसे हो गया। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली सेम है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये 3 से 5 बच गया, क्यों बना, क्यों बना, क्योंकि हमने इसमें 120 मिलाया, तो जो 2 एक्स्ट्रा बढ़ा उसका वैल्यू कितना है, 120 के बराबर में। तो 2 की वैल्यू जब 120 के बराबर में है दोस्तों, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 60। बस डायरेक्ट ये निकाल देते हैं, 3 और 4 7 नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने पहले ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें मिलाया है ये। ठीक है, और फिर हम पूरे में 210 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, क्योंकि हमने इसमें से 210 निकाल रखा है। तो ये कितना बन गया, 60 है, तो 4 और 3 7, 7 6 42, 420 बन जाएगा, 420। अब जब हमने इसमें से, इस पूरे लीटर में से, इस पूरे मिक्सचर में से 210 निकाला तो 420 बना। देखो, ये पूरे मिक्सचर में से
210 लीटर निकालूंगा तो 420 बचेगा। तो अगर ये x लेके आना है, वापस जोड़ दो इसमें 210, तो कितना बन जाएगा? 330 बन जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो ये था वो कितना था? 630 था। तो हम 630 बोल सकते हैं फाइनल मिक्सचर, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x क्या था? इनिशियल मिक्सचर था अपने पास। समझ में आई अप्रोच आपको? मजा आया क्वेश्चन देख के? मजा आया क्वेश्चन देख के? तो ज़्यादा माहौल नहीं बनाते, ज़्यादा हलवा बोलते ना कि हवा नहीं बनाते चीज़ों का, जो एक्चुअल में डिजर्व करती है उतना उसको देते हैं टाइम। तो ये करो, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। एक क्लास में इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको कुछ भी ऐसा लगेगा नहीं कि हमने क्लास अटेंड करके टाइम वेस्ट किया है, फालतू की बातें करी है। कुछ ना कुछ एग्जाम रिलेवेंट अप्रोच सीखोगे आप, या फिर कुछ नए टेक्निक सीखोगे सवालों को सॉल्व करने की। कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखोगे, खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाओगे, है ना? चलो, एजेस ऑफ 4 पर्सन है। जो एज है 4 पर्सन की, ए प्लस का 9, ए प्लस का 12, बी प्लस का 12, बी प्लस का 7 एंड बी प्लस का 32। ए प्लस का 9, ए प्लस का 12, बी प्लस का 7 और बी प्लस का 32। ठीक है, ये 4 है। कोई दिक्कत? इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल द पर्सन इज 21, तो टोटल का एवरेज अगर 21 है तो टोटल कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। तो भैया ए, दो ए, 2a प्लस का बी और बी मतलब 2b प्लस का 9 और 12 21, 28, 28 और 32 कितना हो जाएगा? 60 इज इक्वल में कितना है? 84। भैया a प्लस बी यहाँ से कितना बन जाएगा? 60 उधर जाके घटेगा तो 24 बचेगा, और दो इनके मल्टीप्लाई में भी है और बराबर में है 24, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। सिंपल बात है। द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 1:3 रिस्पेक्टिवली। तो a कितना है? 1 और b कितना है? तो फाइंड द एवरेज एज ऑफ टू यंगेस्ट पर्सन। तो जो यंगेस्ट पर्सन है उनकी एज अपने को बतानी है। तो अगर मैं ए की और बी की रेशियो 1:3 है तो मैं इसको x और 3x मान लूँ, कितना है? 12। तो भैया 4x की वैल्यू जब 12 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 3 आ जाएगी। तो x मतलब क्या? a और b। भाई a कितना है? x और b कितना है? 3x। तो a की एज कितनी आ जाएगी? x से मतलब 3 आ जाएगी, और b की एज 3x से मतलब कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। भाई x और 3x का ही तो रेशियो है, तो x की वैल्यू तो 3 आ गई, तो मतलब 3 बन गया, और ये 3x था तो कितना बन गया? 9 बन गया। ठीक है, a की वैल्यू और b की वैल्यू। अब अगर मैं इसके पूरे की एज देखूं तो a प्लस का 9 है तो मतलब 9 और 3 12, a प्लस का 12 है मतलब 12 और 3 15, b प्लस का 7, b कितना है? 9, 9 और 7 16, और b और 32, 9 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 41 बन जाएगा। तो यंगेस्ट का जो एवरेज है वो निकालना है। यंगेस्ट कौन से है? ये। तो भाई 12 और 15 का एवरेज निकालना है, 27/2 आ जाएगा, 13.5 वुड बी योर एवरेज। तो इज योर करेक्ट आंसर। निकाल पाए आप क्वेश्चन को? सॉल्व कर पाए आप क्वेश्चन को? इंटरेस्टिंग लगा क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो 2 घंटे का बना सकता हूँ इस क्लास को, लेकिन मेरा मोटिव ये रहता है कि फालतू टाइम वेस्ट ना करें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सॉल्व करें ताकि इम्पैक्ट दिखे कुछ ना कुछ। अभी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। ये होमवर्क देता हूँ मैं, काम करो, टीएसडी का होमवर्क बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क देता हूँ मैं। इसको करना है, इसका आंसर मुझे बताना आप कमेंट में। टफ क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है नॉर्मल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। ये करते हैं, मिक्सचर पे बेस्ड है। ठीक है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। जार कंटेन्स 126 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। जार है जो कंटेन कर रहा है 126 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, मिल्क है इसमें।
कितना 18 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर एंड अगेन 18 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर. व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर? मिल्क का फाइनल मिक्सचर कितना रहेगा वो अपने को बताना है. तो भैया जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से हम मिल्क का कोई मिक्सचर दे रखा है, उसमें से हम इतना लीटर निकाल रहे हैं, इतना लीटर निकाल रहे हैं, तो करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. 18 लीटर निकाल रहे हैं, टोटल है कितना 126. वापिस दूसरे राउंड के अंदर भी हम 18 लीटर निकाल रहे हैं, मिक्सचर निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक तो मिक्सचर बना ही नहीं था, यहाँ तक तो खाली मिल्क और मिल्क ही था. मिल्क हमने निकाल लिया. नेक्स्ट अभी हमने वाटर रिप्लेस भी तो कर दिया, वाटर रिप्लेस भी तो कर दिया. हम वापस 18 लीटर निकालेंगे, वापस अभी भी कितना है 126 है. ऐसा तो है नहीं ना कि अपन ने मिल्क निकाल लिया लेकिन उसमें कुछ वापस नहीं मिलाया. हम वापस रिप्लेस भी कर रहे हैं उसको वाटर के साथ में. देखो बोला ना कि मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर एंड अगेन 18 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड अगेन रिप्लेस विथ वाटर. तो भैया जो स्टार्टिंग में 126 था लास्ट तक वो 126 ही रहेगा, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं उसमें से मिल्क, हम वापस वाटर भी उसमें डाल रहे हैं उतना का उतना, तो क्वांटिटी तो चेंज होगी नहीं. ठीक है, इसका तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ. देखो 126 जो था 18 कितना हो जाएगा 7, 1/7, 1/7. तो भैया जब 1/7 निकल गया, पीछे कितना बच गया, तो 6/7 बच गया. ठीक है, नया मिक्सचर बन गया, नया मिक्सचर बन गया, उसमें 6/7 के मिल्क है. भाई आपको पता है मिल्क है, ठीक है. वाटर को हम छोड़ देते हैं, वाटर की अपने को बात ही नहीं है. अब जो मिक्सचर बना है इसमें वाटर, हम कुछ ना कुछ वाटर भी डालेंगे, कुछ ना कुछ इसमें वाटर वापस डालेंगे, लेकिन मिल्क इतना ही रहेगा उसमें, मिल्क उसमें इतना ही रहेगा. अब वापस हम 18 लीटर मिक्सचर निकालेंगे, उसमें 1/7. तो 1/7 निकालेंगे तो मतलब पीछे कितना बचेगा 6/7. अब भैया मुझे एक बात बताओ, जो ये मिल्क था ना, और मान लीजिए हमने इसमें कुछ वाटर स्टार्टिंग में मिलाया भी था, जब वापस हम मिक्सचर को निकालेंगे तो 6/7 मिल्क भी निकलेगा और 6/7 वाटर भी निकलेगा. ठीक है, जो वाटर कितना निकला, कितना हमने डाला, उसकी तो हमें परवाह ही नहीं है, क्योंकि अपन से पूछा ही नहीं कि कितना मिल्क, कितना वाटर निकला और कितना वाटर हमने डाला. आपसे तो पूछा इतना ही है कि व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर. तो हम सिर्फ मिल्क के साथ में खेलेंगे, हम सिर्फ मिल्क के साथ में खेलेंगे. तो आपको इतना पता है कि स्टार्टिंग में मिल्क 126, स्टार्टिंग में मिल्क कितना था 126 था. हमने 18 लीटर मिल्क निकाला, तो अभी मिल्क कितना है 6/7 है, क्योंकि 18 लीटर का मतलब कितना होता है 1/7. अभी मिल्क कितना बच गया 1/7, 6/7 बच गया. ठीक है, अब इसमें कुछ वाटर भी हमने डाला. अब इस क्वांटिटी में से और ये क्वांटिटी में से ये नया मिक्सचर बन गया. अब जब हम 1/7 निकालेंगे तो पीछे कुछ वाटर भी बचेगा और कुछ मिल्क भी बचेगा. तो 126 इंटू 6/7, इसमें मिल्क कितना बचेगा 6/7 बचेगा, और कुछ वाटर था उसमें भी कितना बचेगा 6/7 बचेगा. बचेगा कि नहीं बचेगा. तो अभी अपने को मिल्क के बारे में पता करना है, तो ये मिल्क है, मिल्क है, तो अपन इससे निकाल सकते हैं. तो क्या बनेगा, देखो अपने को मिल्क के बारे में जानकारी चाहिए तो खाली मिल्क से निकाल लो. 126 इंटू 6/7 इंटू 6/7, 7 से कितनी बार जाएगा 18 बार. ठीक है, 36 18 324 इंटू 648, बटे में कितना है 7, भाग लगा देंगे. उसने 63 7 दूनी 14, 4 0 7 5 25, तो 92.5 वुड बी करेक्ट आंसर. 92.5 से ये आ जाएगा. सिंपल तरीका बताता हूँ. मिल्क की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मिल्क को देखेंगे, मिक्सचर के बारे में वहां पे बात नहीं करेंगे. 126 था, जो मिक्स अपने पास में मिल्क था 18 अपन ने निकाला, वापस 18 निकाला. मिल्क पूछा है स्टार्टिंग में कितना बचेगा, मिल्क पूछा है तो 18 बटे 126. ठीक है, लेकिन बचेगा पीछे कितना बचेगा, 18 को कम कर देंगे यहाँ से 108, तो ये क्या बनेगा 6/7 बनेगा, 6/7. ये बचेगा पीछे 6/7. वापिस यही प्रोसेस कर रहे हैं तो 6/7. वापिस अगर एक बार और करेंगे तो वापिस आ जाएगा 6/7. ठीक है, वापिस आ जाएगा 6/7. ये आ जाएगा एंड में मिल्क. और अगर आपसे पूछे भैया एंड में वाटर बताओ कितना है, तो 126 तो टोटल था अपने पास में. मिल्क जो है ये पूरा प्रोसेस करने के बाद में 92.5 बच गया. तो अगर 126 था
उसमें 18 लीटर निकालने के बाद में वापस 18 लीटर निकालने के बाद में ये बचा मिल्क, तो वाटर कितना बच जाएगा? 7.5 और 26, 33.5, इतना बचेगा लगभग। तो ये वाटर आ जाएगा। तो अपने को सिर्फ मिल्क का पूछा था, तो मिल्क निकाल दिया 92.75 या फिर 57, सॉरी। इजी बात है, समझ में आई आपको ये बात? आई होप कि आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्टार्ट करते हैं इसको, और ये अपने पास में इसका हिंदी है। इंग्लिश को पढ़ो, दिमाग लगाओ। हाँ, वाह, डेफिनेटली गेट। देखो मेरे को पता लगती चीजें जब मैं कमेंट्स देखता हूँ, है ना? ऐसे नहीं पता लगती चीजें। चलो ये इसको, तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है ये? थोड़ा प्रोफेशनली देखेंगे, थोड़ा सा प्रोफेशनली, क्योंकि प्रोफेशन प्रोफेशन चेंज होने वाला है, प्रोफेशनल होने वाले हैं सभी, तो प्रोफेशनली चीज़ों को देखेंगे। प्रियंका इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज कोमल। एक प्रियंका है और एक कोमल है। ट्वाइस एफिशिएंट है किससे? कोमल से। कोमल हु, देखो हु कौन? कोमल। कोमल कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 24 डेज। जो कोमल है वो 1/3 काम को 24 डेज के अंदर कंप्लीट कर पाती है। मतलब जो कोमल है वो 1/3 वर्क को 24 डेज में कंप्लीट करती है। जब भैया वो 1/3 काम को 24 दिन में कंप्लीट करेगी, तो पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा उसको? 72 डेज लगेगा। पूरे काम को कंप्लीट करने में उसको 72 डेज लगेगा। सिंपल बात। जब आपको पता है कि एफिशिएंसी का रेशियो रेशियो 1 है, तो वर्क का टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 1:2 आ जाएगा। और कोमल को पूरा काम करने में लग रहे हैं 72 दिन, तो भैया प्रियंका को कितना लगेगा? 36 डेज। दो की वैल्यू 72 है, एक की वैल्यू 36 हो जाएगी। इफ कोमल स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 40 डेज, आपको पता है ये बात कि कोमल को लग रहे हैं 72 दिन कंप्लीट करने में, ठीक है, और प्रियंका को लग रहे हैं 36 दिन। भाई 36 दिन लग रहे हैं, एक दिन के अंदर वो 2 यूनिट काम कर पाती है। एफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। तो जब एक दिन में 2 काम करती है तो 36 दिन में 72 काम कर लेगी। तो टोटल यूनिट कितना है? 72 यूनिट टोटल वर्क है। समझ में? इफ कोमल स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 40 डेज, अगर कोमल स्टार्ट करती है, एफिशिएंसी 1 है, वर्क फॉर 40 डेज तो मतलब 40 यूनिट उसने काम कर लिया बाई कोमल, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन प्रियंका अलोन कंप्लीट हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्क? अब पीछे कितना बच गया? तो बोलोगे सर 40 तो कर लिया कोमल ने, पीछे बच गया 32, लेकिन उसका हाफ कर रही है कौन? प्रियंका। अलोन कंप्लीट द हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्क, हाफ कितना हो जाएगा? 16। और प्रियंका की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 8 दिन के अंदर जो प्रियंका बचा हुआ काम है उसका आधा कर लेगी। तो हम बोल सकते हैं 8 डेज वुड बी योर करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द इजी क्वेश्चन, इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ये इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन है। अभी थोड़े से इजी जी चल रहे हैं क्या? तो थोड़ा टफ लेते हैं, नहीं बोलूंगा बट नॉर्मल लेते हैं, कुछ तो कुछ होता ही नहीं है।
तो यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ टफ नहीं होता, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग बिठाने में, चीज़ों को डेवलप करने में, है ना, टाइम लगता है। टाइम तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता ही है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। वक्त तो लगेगा। और जिन चीज़ों पे ज़्यादा वक्त लग रहा है वो चीज़ें डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देके जाती है। चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो प्रिपरेशन के लेवल पे हो, चाहे वो लाइफ में हो, जिन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम लगाते हो वो चीज़ें अच्छा इफेक्ट करती ही करती है। ये बात आप मान के चलें। तो जितना जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतना जल्दी अच्छा है। ठीक है। उनको कभी ऐसे मत समझो कि यार इसमें इतना टाइम लग रहा है। ये चीज़ें, हर एक चीज़ का रीज़न होता है। हर एक चीज़ कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी स्टेज पे आपको याद आएगी कि यार ये सच में ये चीज़ मेरे बहुत काम आ रही है। तो मुझे पता लग रहा है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि सच में हर एक चीज़ का कोई रीज़न होता है। हर एक चीज़ का अपना एक टाइम होता है। और वही है कि मेरे से पूछते हैं, मेल भी आते हैं, पर्सनली भी पूछते हैं, सर कैसे मैनेज करते हो चीज़ों को। तो मेरा सिंपल लॉजिक होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा। मेरा सिंपल लॉजिक होता है कि मुझे बस करना है, क्योंकि आदत बन गई है अभी। मैंने एक दिन कैलकुलेट किया था कि फॉर एग्जाम्पल जो भी सैलरी होती है, आपको पता ही है, एक सैलरी जो भी होती है, उस सैलरी अगर हम देखें तो एक मंथ के अंदर जो मैं जितने घंटे काम करता हूँ तो वो होता है ऑलमोस्ट 320 घंटे के आसपास। सॉरी, 360 घंटे के आसपास टाइम होता है एक महीने के अंदर। एवरेज में 6 घंटे 7 घंटे के आसपास काम होता है। 25 दिन काम करते हैं, 360 370 के आसपास काम होता है। ठीक है। और अगर उसको सैलरी से डिवाइड किया तो लगभग 250 रुपये के आसपास 1 घंटे की सैलरी होती है। 1 घंटे 250 रुपये की। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं मेरा एक भी मिनट वेस्ट कर रहा हूँ, एक भी घंटा वेस्ट कर रहा हूँ रीले देखने में, मेरा 250 रुपये का नुकसान हो रहा है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा 250 रुपये का नुकसान हो, क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ और मैं पैसों को लेके काफ़ी कैलकुलेटिव हूँ। ठीक है। तो हिसाब लगाना पड़ता है, हिसाब रखना पड़ता है कि हाँ ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो बस पूरे दिन लगे रहो। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि एक दिन में सीख जाते हैं। प्रिपरेशन आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, हार्डवर्क, नींदें जो हराम हो रही है, कम हो रही है, सो नहीं पा रहे, खाना टाइम पे नहीं खा पा रहे, तो ये चीज़ें बहुत कुछ सिखा के जाती है लाइफ में। एक अच्छा इंसान बनने में आ, बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि नहीं। चलिए देखते हैं इसको। 18 क्रॉस अ पोल इन 18 सेकंड है एंड ऑल्सो क्रॉस ट्रेन बी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 72 सेकंड। ठीक है भैया। 18 है ए, इसकी लेंथ मान लेता हूँ ए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मान लेता हूँ मैं इसकी एक्स। कितने सेकंड में? 18 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। ये आ गया फर्स्ट। ठीक है। ट्रेन की खुद की लेंथ होती है और उसकी खुद की एक स्पीड होती है, मीटर पर सेकंड में मान लेता हूँ। ठीक है। 18 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। सेकंड मीटर पर सेकंड में चल रहा है, क्योंकि ट्रेन की डिस्टेंस क्या है, फिर ट्रेन की जो लेंथ है कभी भी किलोमीटर में नहीं हो सकती। एंड ऑल्सो क्रॉस कर सकते हैं ट्रेन बी को रनिंग इन सेम डायरेक्शन इन 72 सेकंड। कौन? ट्रेन ए क्रॉस कर सकती है ट्रेन बी को। मतलब डेफिनेट सी बात है कि ट्रेन ए की स्पीड ज्यादा होगी बी से, क्योंकि ट्रेन ए क्रॉस कर सकती है। देखो, एंड ऑल्सो क्रॉस ट्रेन बी रनिंग इन सेम डायरेक्शन इन 72 सेकंड। मतलब जब क्रॉस कर रही है तो ए और बी दोनों की लेंथ को क्रॉस करेगी और एक्स ज्यादा होगी और सेम डायरेक्शन के अंदर चल रही है, तो आपको पता है अच्छे से कि स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मैं बी की मान लेता हूँ वाई किलोमीटर पर आवर है। कितने सेकंड में? 72। ठीक है। कम हो जाएगी। रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू ट्रेन बी 3:1 है। ठीक है, पता लग गया। इसको मैं चलो 3a मान लेता हूँ। चलो ए की जो लेंथ है वो 3a है और जो बी की लेंथ है वो कितनी है? a है। ये मान लेता हूँ, चलेगा। तो यहाँ पे a की जगह क्या कर दूँ? 3a कर दूँ और a प्लस बी कितना हो जाएगा? प्लस बी हो जाएगा 4a। ये कितना हो जाएगा? 4a। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आई? द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 40 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ ट्रेन बी जो 40 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन ए इज फास्टर देन ट्रेन बी, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन ए अपने को बतानी है। तो ट्रेन बी की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। अब 40 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में अगर मैं चेंज करता हूँ तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 9 आ जाएगा। और वैसे देखो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, 40 रखो।
40 आप रखो, ये बी की 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब आपको पता है अगर मैं इससे देखूं तो कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a बट्टे एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू 18। अब y तो देखो कितना है, b की स्पीड मतलब कितनी है, y है, और y कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं y की जगह 40 रख देता हूँ यहाँ पे, और इस पूरे को देखो ये भी किलोमीटर पर आवर के अंदर लेता हूँ और ये भी किलोमीटर पर आवर में लेता हूँ, तो x की वैल्यू जो निकलेगी ना वो किलोमीटर पर आवर में निकलेगी। लेकिन अभी मैं क्योंकि मीटर पर सेकंड में है तो यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, 18 ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा 18/5, 18 से 18 कट जाएगा, क्या बनेगा यहाँ से, a इज इक्वल टू बन जाएगा 5 और x माइनस का 40 बन जाएगा, बनेगा a की लेंथ, a की लेंथ बनेगी। अब a की वैल्यू इसमें रख देता हूँ, सिंपल बात है, इक्वेशन दो ही थी अपने पास में, एक तो ये थी और एक ये थी, सेकंड से अपने वैल्यू निकाली a की और इसमें रख दिया, a में से वैल्यू रखा तो क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, 3 इंटू ए, यहाँ पे रख देता हूँ, चलो a कितना है 5x माइनस का 40, 3 से काट ही तो वैसे 6 बार चला जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, बट्टे में है x इज इक्वल में कितना है 6, तो भैया 5x माइनस का 200 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6x, 5x माइनस का 40 ज़्यादा है, और 5/18 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, 18 से कट जाएगा, ई की वजह से 5x माइनस का 40, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे रखा 3 से कितनी बार जाएगा 6 बार, तो बराबर में 6x है, ये कैसे हो गया यार, 4a बन जाएगा, ठीक है, 3x बच गया, ठीक है, बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, 6 बार जाएगा, ई की वजह से 6x का वाई अपने पास 5 ठीक है, 5x माइनस का 40 क्यों रह जाएगी 5x माइनस का 5 कोष्टक में x माइनस का 40 बट्टे में है x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 6 बार, ये क्यों आ गया ऐसा, ये तो क्या अपने 6x है, 5x माइनस का 200 इज इक्वल टू 200 आ रहा है यार, तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं था यार, और जब वो पॉसिबल नहीं था तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई रिलेशन निकलेगा, तो क्वांटिटी वन और रिलेशन तो स्टेब्लिश कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, यही आ जाएगा इसमें, रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता था निकल रहा था, है ना, एक्स की नेगेटिव आ रही थी वहां पे, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वो नहीं निकलेगा अपने पास में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी गर्मी लगने लग गई यार, पता नहीं क्यों, अच्छा खासा मौसम भी है, चलो ये करते हैं, टीएसटी पे बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इंग्लिश में है अपने पास में, हिंदी में भी है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ट्राई करो करने का, वक्त तो लगता है, वो गाना ना, तुम पियो तो गंगा जल है ये, हम अगर पिए तो है शराब, चलो क्वांटिटी फर्स्ट देखते हैं, ये बस, और इसके अंदर है ना आपको एक एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट भी पता लगेगा, काफी अच्छा होता है वो, टीएसडी के अंदर मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रखा है। देखो इनसे ये मत समझना कि हम जो बाकी सीरीज चल रही है वो बंद कर देंगे, मेंस रेगुलर रहेगा, ऐसा नहीं है, एक दिन प्रीलिम्स आएगा एक दिन मेंस आएगा, जब तक अपना प्रीलिम्स नहीं खत्म हो जाता, और कोशिश ये रहेगी कि वीक में एक जो है वो अपनी वो क्लास भी आ जाए, जो फुल टॉपिक वाइज जो है ना पूरा वो क्लास भी आ जाए, है ना, तो उस पर भी हम गौर करेंगे। A bus travel a distance of 60 किलोमीटर
एंड एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक बस जो है वो ट्रेवल करती है डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। If cover the next 15 kilometer of its journey at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट जो 60 किलोमीटर है ऑफ इस जर्नी वो करती है 20 किलोमीटर पर आवर से, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो अपने को एवरेज स्पीड बतानी है। तो जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बट्टे में होता है टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बट्टे में क्या होता है, टोटल टाइम होता है। तो आपको पता है ये बात कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। पहले उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। भैया ये जो फर्स्ट 60 किलोमीटर था उसको अपन ने कवर किया 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लग गया, 2 घंटे लग गया। टाइम कितना लग गया, 2 घंटे लग गया। इसके बाद में बोला इट कवर द नेक्स्ट 15 किलोमीटर। नेक्स्ट 15 किलोमीटर था वो उसने कवर किया, किलोमीटर लगा देता हूँ ना, वो उसने कवर किया विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लग गया, 3 घंटे लग गया। एंड द लास्ट जो 60 किलोमीटर था वो उसने ट्रेवल किया जर्नी द स्पीड विद 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसको कितना टाइम लग गया, तो बोला सर 60 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो 3 घंटे का टाइम यहाँ पे लग जाएगा। देन फाइंड द एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 60, 15 और 60, 120 और 15 135, ये टोटल डिस्टेंस। बट में आएगा टोटल टाइम जो कि कितना है, 2 घंटे, घंटे 5 घंटे और 5 घंटे 8 घंटे। 135 बटे 8 अपना आ जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 135 बटे 8 किलोमीटर पर आवर। क्या आप इस बात को समझ पाए, क्या आप इस बात को समझ पाए? चलिए क्वांटिटी सेकंड की बात कर लेते हैं। कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात है नहीं। कार जो है वो कवर करती है 240 किलोमीटर के डिस्टेंस को विद सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे का टाइम लगेगा। What is the average speed of the bike that cover the distance of 30 kilometer less than that of the car in 2 hours, less than the time taken by car? देखो इसने क्या बोला, what is the average speed of bike, what is the average speed of bike जो कवर करती है the distance of 30 किलोमीटर less than that of the car। और कार ने कितना किया था, 240। तो बाइक कितना कर रही है, 30 किलोमीटर लेस, मतलब बाइक कर रही है 210 किलोमीटर। व्हाट इज दी एवरेज स्पीड ऑफ बाइक दैट कवर कर रही है, तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ कार इन 2 ओवर लेस देन दैट बाई कार। कार को कितना लग रहा था, 8 घंटे। बाइक को कितना लग रहा है, 2 घंटे का मतलब 6 घंटे। तो 210 में 6 का भाग लगा दूंगा, कितना आ जाएगा आपको पता है, ठीक है। 6 18 6 5 30, 135। तो 35 घंटे का टाइम लग रहा है, 35 घंटे का टाइम लग रहा है। अच्छा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक, ठीक है। स्पीड आ जाएगी ना, देखो डिस्टेंस है और ये टाइम, तो आ जाएगी स्पीड, ये क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। और स्पीड कितनी आएगी, 35 किलोमीटर पर आवर। यही क्वांटिटी सेकंड से, क्वांटिटी फर्स्ट से कितनी थी, 135 बटे 8। तो अगर भाग लगाऊंगा भैया, 8 एकम 8, कहाँ 135, कहाँ 18, ठीक है। 8 एकम 8 तो कितना बच गया, 5 5 856, 17 के आसपास आ रही है, तो 35 है। तो क्वांटिटी सेकंड वुड बी ग्रेटर देन द क्वांटिटी फर्स्ट। थर्ड अपना सही आंसर हो जाएगा। आप समझ पाए इस बात को, आपको मजा आया सॉल्व करने में? चलिए अर्थमेटिक इतना भर भर के करने वाले हैं ना कि दिमाग का पूरा फ्यूज उड़ने वाला है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, ये इसका हिंदी और ये इसका क्या है, इंग्लिश है ना, दिमाग लगाओ।
देखते हैं क्या बोलता है ये, क्या बोल रहा है बाबू मोशाई। द इनकम ऑफ अनुज इगारस एक्स प्लस का 6,000 है। अनुज की बात कर रहे हैं, इसकी इनकम कितनी है, तो आप कहोगे सर इसकी इनकम है एक्स प्लस का 6,000, ठीक है। एंड इनकम ऑफ विनोद, विनोद है ये, विनोद नहीं है। क्या बोल रहे हो विनोद, क्या होता है वो डायलॉग, वो कितनी है 2x प्लस का 2,000। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है अनुज और विनोद की, वो है 2x प्लस का 2,000। समझ में? अनुज एंड विनोद स्पेंड 75% एंड 80% ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली। मतलब अनुज और विनोद क्या करते हैं 75% एंड 80% वो स्पेंड कर देते हैं रिस्पेक्टिवली अपनी इनकम का। ये इनकी क्या इनकम है, इनकी क्या है दोस्तों, ये इनकी इनकम है, ठीक है। इसका इतना इतना वो क्या कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिचर है ये क्या एक्सपेंडिचर। इफ द सेविंग ऑफ विनोद इज 1,000 मोर देन द सेविंग ऑफ अनुज, तो सेविंग है विनोद की, जो सेविंग की बात कर लेता हूँ ये एक्सपेंडिचर है। और अगर मैं सेविंग की बात कर लेता हूँ तो क्या बोला, जो सेविंग है विनोद की वो 1,000 मोर देन है किससे, सेविंग ऑफ अनुज से। तो अनुज की सेविंग कितनी आ जाएगी, अगर भैया 75% वो एक्सपेंडिचर कर रहा है तो सेविंग कितनी आ जाएगी 25%। तो एक्स प्लस का 6,000 की जो सेविंग है मतलब 1/4, ठीक है। इसकी सेविंग कितनी आ जाएगी, अगर वो 80% को एक्सपेंडिचर में स्पेंड कर देता है, मतलब खर्च देता है, एक्स प्लस का 2,000, तो 20% वो बचाएगा, मतलब 1/5 वो बचाएगा। ये आ जाएगी इनकी सेविंग। और क्या बोला है, जो सेविंग है विनोद की वो 1,000 ज्यादा है, तो भैया अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ ये, तो 1,000 बचेगा अपने पास में। तो सिंपल बात है, देखो 2x बट्टे में 5 प्लस में आ जाएगा, 2,000 में 5 का भाग लगाऊंगा आ जाएगा 400। ये ज्यादा है, इसमें से कम क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये क्या है, ये क्या है मुझे बताओ, ये क्या है, ये है x बट्टे 4, ये है x बट्टे 4, तो प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 1,500। कितना कम है कितना ज्यादा है ये वाला, तो बोलोगे सर ये है 1,000 ज्यादा, ये कितना है 1,000 ज्यादा 1,000। एक्स बट्टे 5 माइनस का एक्स बट्टे 4, 8x माइनस का 5x मतलब 3x बट्टे 20, और माइनस में देखो 400 माइनस का 1,500 माइनस का आ जाएगा 1,100 इज इक्वल में 1,000, तो 2,100 आ जाएगा ना। तो 3x बट्टे 20 इज इक्वल टू बन जाएगा 2,100, तो ये कटेगा कितनी बार 700 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 14,000 आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू कितनी आएगी 14,000 आ जाएगी। अब जैसे ही x की वैल्यू आई, देन फाइंड द एवरेज ऑफ देयर इनकम, इनकम का एवरेज निकालना है। तो एवरेज ऑफ इनकम कितना आ जाएगा, x और x बन जाएगा 2x, x और 2x बन जाएगा 3x, इसमें 6,000 और 2,000 बन जाएगा 8,000, इनमें लगा दूंगा मैं 2 का भाग, तो आ जाएगा एवरेज ऑफ देयर इनकम। तो भैया x की वैल्यू 14,000 है, तो 14 थी 42,000, और 42,000 और 8,000 बन जाएगा 50,000। 50,000 में जब 2 का भाग लगाऊंगा तो एवरेज ऑफ देयर इनकम कितना आ जाएगा 25,000। तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज ऑफ देयर इनकम कितनी है 25,000। इस बात को समझ पाए, मजा आया सॉल्व करने में, मजा आया, क्या आपको लेवल रिलेवेंट लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि हम सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि हम सही सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो प्रैक्टिस एक्चुअली में होनी चाहिए या फिर जो हमारे लिए जरूरी है, व्हाट इज एक्चुअली नीडेड टू बी डन, क्या हम कर रहे हैं। अगर आपको आंसर मिल रहा है यस, तो आप सही जगह पे हो, आप बिल्कुल सही जगह पे हो। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं, तो इसको करते हैं ट्राई। ये है इंग्लिश में, एंड देन वी हैव की हिंदी। पढ़ो, दिमाग लगाओ। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा चीजों को चलाओ, घोड़े दौड़ाओ थोड़े से। देखिए पार्टनरशिप पे बेस्ड और एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के अंदर मैंने देखा है ट्रेंड कि
पार्टनरशिप के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं, है ना, थोड़ा घुमावदार आते हैं। टीएसडी और जो टीएसडी बोलूंगा, इसके अलावा मैं बोलूंगा कि बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस और पार्टनरशिप के क्वेश्चंस मैंने देखे जो ट्रेंड थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे रहते हैं, है ना। ए एंड बी करते हैं पार्टनरशिप में एंटर, ए और बी करते हैं पार्टनरशिप में एंटर। क्या बोला है? विद इन्वेस्टमेंट ऑफ RS 5000 एंड 8000, ठीक है, ये आता है 5000 और ये आता है अपने पास में 8000 के साथ में। आफ्टर 1 ईयर ए इन्वेस्ट करता है एक्स प्लस का 1000 मोर, मतलब 1 साल तक इसने काम किया, इसने भी 1 साल तक काम किया। इसके बाद में कौन एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करता है, इसका प्रॉफिट अच्छा हो रहा होगा, इतना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करता है एक्स प्लस का 1000। भैया अभी एक्स प्लस का 1000 और ऐड कर देता है, 5000 इसके पास में पहले से था, तो अभी कितना हो जाएगा एक्स प्लस का 6000। अभी ये प्रेजेंट में है, अभी जो प्रेजेंट में इसकी पॉकेट में है उसके साथ में काम करेगा ना वो। तो पहले 5000 उसकी पॉकेट में था, तब 1 साल तक उसने 5000 के साथ में काम किया, लेकिन अभी उसने कुछ एक्स्ट्रा मिला दिया, इतना एक्स्ट्रा मिला दिया, तो अभी उसके पास में बन गया एक्स प्लस का 6000। एंड बी इन्वेस्ट करता है 2x मोर, 8000 पहले से था, इस 8000 के साथ में उसने 1 साल तक काम भी कर लिया, लेकिन अभी वो 2x एक्स्ट्रा और ऐड कर देता है, तो अभी उसकी पॉकेट में कितने हैं 2x प्लस का 8000, ये उसकी पॉकेट में प्रेजेंट में है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, एट द एंड ऑफ 2 ईयर मतलब भैया 1 साल यहाँ पे इसके साथ में काम करेगा और इसके साथ में भी 1 साल काम करेगा। एट द एंड ऑफ 2 ईयर दे अर्न ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड बी इन द प्रॉफिट वाज 2:3। तो ए और बी का प्रॉफिट है दोस्तों, वो कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। समझ पाए? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x, तो अपने को बतानी है। तो देखो भैया 5000 और x प्लस का 6000 मतलब कितना बन जाएगा, मतलब कितना बन जाएगा x प्लस का 11000, ठीक है। 8000 और 2x प्लस का 8000 मतलब 2x प्लस का 16000 इज इक्वल में क्या है, ए का जो प्रॉफिट है वो 2 है, बी का प्रॉफिट कितना है 3 है, तो 2/3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 3x प्लस का 33000 इज इक्वल टू 4x प्लस का 48000, 32,000, ठीक है। तो भैया x देखो इधर जाके घट जाएगा तो 1000 बचेगा, और उधर जाके ये घटेगा तो क्या बचेगा x बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई 1000। क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x, तो 2000। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 हो जाएगी, तो ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। 2x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 2x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2x, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक नॉर्मल लेवल का, एक दिखने में बड़ा लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, मैं कंफ्यूज करने वाला तो नहीं बोलूंगा क्योंकि एक्चुअल में इजी क्वेश्चन है ये, है ना। माहौल नहीं बनाते, तो माहौल पता है कैसे बनता है, मैं आपको अच्छी एग्जांपल बताता हूँ, आपको मजा आएगा सुन के, रिलेवेंट लगेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे से पूछा कि सर आपकी एज कितनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे से पूछा कि आपकी एज कितनी है, मैंने बताया। अब वहां पे 2 सिचुएशन बन सकती है, थोड़ा समझना। मैंने बताया कि 27, फॉर एग्जाम्पल 27, ठीक है। दूसरा वहां पे क्या हो सकता है, एक तो मैंने बता दिया 27, दूसरा क्या हो सकता है, अच्छा आपको मेरी एज जाननी है, ओ हो, क्या बात है, किसको जाननी है, क्या नाम था, थोड़ा सा कमेंट पीछे करो, कमेंट पीछे करो, क्या नाम था। अच्छा रवि को मेरी एज जाननी है, क्यों जाननी है रवि, रीजन है, पहले इसको 10 जगह पे शेयर करो, मैं एज बताऊंगा। 5000 लौंडे जब हो जाएंगे तब मैं अपनी एज बताऊंगा। किस किस को मेरी एज जाननी है बताओ, क्यों जाननी है, क्या आपको मेरी शादी करवानी है, क्या लड़की आपने देख रखी है, इसको बोलते हैं माहौल बनाना। ये माहौल बनाना, डायरेक्टली चीजें नहीं मिल रही कहीं पर भी, डायरेक्टली कुछ नहीं अवेलेबल है, माहौल यही मेंस के लिए बना रखा है, आप इसे रिलेट कर पाओगे। भाई कितना सिंपल है, इतना सिंपल है, आपने मेरे से पूछा, जो है मैंने बता दिया, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जानना है मेरे को मेल कर दो, मैं आपको पर्सनल बात करूंगा, आपसे फोन पे बात करूंगा, वीडियो कॉल पे बात करूंगा, पूरा घर वालों से प्रूफ के साथ मैं आपको चीजें बताऊंगा। अगर मेरे को एज जाननी है या फिर कोई भी चीज जाननी है, बिल्कुल प्रूफ के साथ में बताऊंगा। माहौल बनाना एक डिफरेंट चीज हो जाती है, तो उसमें क्या है, अरे ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, ये लास्ट, इससे अच्छा तो कोई करा ही नहीं सकता,
इससे अच्छा कहीं मिल ही नहीं सकता। ये तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इतना हाई क्वालिटी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा कि मेंस में आप ये गाड़ी के आ जाओगे, ये गाड़ी के आ जाओगे। थंबनेल बना देंगे इतने भयंकर भयंकर कि भैया तड़कते भड़कते क्वेश्चन, आज से पहले इतना टफ आपने किसी ने किया ही नहीं होगा। ये कर लोगे तो दुनिया जीत लोगे, ये कर लोगे तो रण जीत लोगे, ये कर लोगे तो झंडे गाड़ दोगे। इतना माहौल बना देता है कि बच्चा भाग जाता है वहां से कि यार एक्चुअल में चीजें करूं नहीं करूं मैं, वो घबरा जाता है कि इतना टफ थोड़ी आता है। आधे तो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। तो वो चीजें है यार, सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि वो लगने लग जाता है अगले को यार सच में। जैसे लड़कियों के साथ में करते हैं ना कि ये स्कीम महिला बचाओ, वो बचाओ, बेटी बचाओ, इनके लिए ये करो, उनके लिए वो करो। यार लड़कियों को खुद को लगने लग जाता है कि यार मैं इतनी कमजोर हूं कि मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं लोग, सच में मैं इतनी कमजोर हूं। समझ रहे हो आप बात को? आपको जब सिंपेथाइज कर रहे हैं सब लोग, आपको जब सब लोग सिंपैथी दे, बच्चे ऐसा करो, बच्चे आप तो ये हो, अबला समझने लग जाती है बेचारी खुद को। वो एक्चुअल में 10 टाइम स्ट्रांग है, एक्चुअल में वो इतनी पावरफुल है लड़की, एक्चुअल में इतनी स्ट्रांग है, लेकिन उसके लिए कोई इतना कर रहा है तो बोलते हैं मैं इतनी कमजोर हूँ, मेरे लिए सब कुछ इतना, मेरे लिए इतनी स्कीम्स है, मेरे लिए ये है, मेरे लिए वो है, क्या मैं इतनी कमजोर हूँ सच में? माहौल बना रखा है, और माहौल का फर्क पड़ता है। अगर इस जाल को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी आपके लिए, उतना अच्छा है आपके लिए। आई गेटिंग माय पॉइंट? पता नहीं क्या ही, क्यों ही करते हैं, क्या क्या मिलता है भैया। कोर्सेज तो ऐसे ही बिक जाते हैं, कोर्सेज बेचने, माहौल बनाने से कोर्सेज थोड़ी बिकते हैं। कोर्सेज तब बिकते हैं जब एक्चुअल चीजें वहां पे है। मैंने कल ही बताया था, चिल्लाने से गाने नहीं बनते। रेशियो करते हैं अच्छे क्वेश्चंस को। रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी 4:3 है। मंथली इनकम की बात करता हूँ, ठीक है। रेशियो ऑफ मंथली इनकम जो है ए और बी की, वो कितनी है? 4x और x मान लेता हूँ। एंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर देखो ये इनकम है, ये क्या है दोस्तों? इनकम है। एंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए is 200% more than that of monthly saving, and the monthly expenditure of A is 200% more than that of किसका? more than that of किसकी? let me just check, किसकी? more than that of monthly saving, तो नाम नहीं है क्या यहाँ पे? द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी 4:3 एंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इज 200% मोर देन दैट ऑफ मंथली सेविंग। अच्छा, इसी की बात कर रहे हैं। मंथली एक्सपेंडिचर है ऑफ ए का, वो 200% ज्यादा है दैट ऑफ मंथली सेविंग से। 200% ज्यादा होने का मतलब क्या है? मान लीजिए y थी, इसका 200% क्या होता है? 2y। अगर 200% ज्यादा करता हूं तो मतलब, भाई ज्यादा का मतलब क्या होता है? 3y। देखो 200% तो हो जाएगा 2y, 200% ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा? 3y। तो अगर इसने बोला मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 200% मोर देन दैट ऑफ मंथली सेविंग, तो मतलब मोर देन है तो 3y हो जाएगा और ये आ जाएगा y, ठीक है। मंथली इनकम ऑफ बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी। अच्छा, सी की बात भी कर रहा है, सी की बात भी कर रहा है। मंथली इनकम ऑफ बी, ये वाली मंथली इनकम जो बी है वो क्या है? 20% मोर देन दैट ऑफ सी। ये 20% ज्यादा है किससे? सी से। अगर मैं सी की 5x करूं तो ये आ जाएगी 20% ज्यादा, मतलब ये बन जाएगी 6x, ये बन जाएगी 6x। ये 4:3 का था ना, तो अगर ये देखो, ये पहले कितनी 3x थी, तो ये 4:3 का था। डबल कर देते हैं इसको। अगर मैं 6x बना रहा हूँ तो ये 8x करना पड़ेगा। फिर अगर मैं इसको 6x बना रहा हूँ दोस्तों, तो इसको कितना करना पड़ेगा? 8x करना पड़ेगा। भाई सिंपल बात है ना। द मंथली इनकम ऑफ बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी, 20% ज्यादा है। तो ये अगर 5x लेता हूँ तो ये कितना जाएगी? 6x। तो ये अगर 4:3 का रेशियो है तो 8:6 बन जाएगा। सिंपल बात है। एंड द रेशियो ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए टू सी इज 9:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो है ए का और सी का, वो कितना है? 9:5 है। देखो
मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए टू सी कितना है 9:5। अगर 9:5 की बात करूँ, ये 9 होना चाहिए तो ये 5 होना चाहिए। तो भैया अगर इसको 9y लेता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, फिर 3y बन जाएगा। बनेगा ही नहीं बनेगा, ये 3:1 में है। तो अगर 9y लेते हो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3y बन जाएगा। उसको 9 और 3 लेते हैं, काम करते हैं। जब ये 9 है तो ये कितना बन जाएगा, 5y बन जाएगा। क्या बोला इसने, द मंथली इनकम ऑफ बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी एंड द रेशियो द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए टू सी इज 9:5। द मंथली सेविंग ऑफ सी इज 2500। मंथली सेविंग है सी की वो कितनी है, जो मंथली सेविंग है सी की वो कितनी है, 2500 रुपए। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ सी एंड मंथली सेविंग ऑफ ए। मंथली इनकम ऑफ सी मतलब आपसे पूछा क्या है, मंथली इनकम ऑफ सी ये, एंड मंथली सेविंग ऑफ ए मतलब ये, इनका डिफरेंस आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से बोल सकता हूं कि देखो इनकम है 8x, तो इनकम है 8x, 8x किसके इक्वल में है, 9y और y, मतलब है 9y इसका 3y, 9y और 3y कितना हो जाएगा, 12y। 8x की वैल्यू किसके बराबर में है, 12y की। तो 4 दूनी 8 और 4 की 12, मतलब 2x की वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी, 3y के बराबर में आ जाएगी। 2x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल में है, 3y के इक्वल में। सिंपल है, इतना इतना सिंपल है। ठीक है, 2x की वैल्यू 3y के बराबर में। तो भैया अगर मुझे 5x और 3y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है, देखो भाई इनकम में से जब एक्सपेंडिचर जाएगा तो सेविंग बचेगी ना, इनकम में से जब एक्सपेंडिचर जाएगा तो सेविंग बचेगी। 5x क्या है, इनकम है, इसमें से अगर मैं 5y घटाऊंगा तो कितना आएगा, 2500 आएगा। तो x माइनस का y क्या बन जाएगा, 500। x माइनस का y क्या बन जाएगा, 500। भैया जब x माइनस का y जब 500 है, तो 2x की वैल्यू जब 3y है, तो मैं x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ से, 1.5y। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूंगा 1.5y, 1.5y में से y जाएगा इज इक्वल टू 500 है। तो 0.5 की वैल्यू कितनी, 0.5 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। जैसे ही y की वैल्यू 1000 आई, मुझे पता है x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1200 बन जाएगी। भाई y की वैल्यू जब 1000 आई, आपको पता है x की वैल्यू है 1.5y, तो y की वैल्यू 1000 है तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1500। आपको निकालना क्या, इनका डिफरेंस 5x और 3y का डिफरेंस निकालना है। तो 5x माइनस का 3y करता हूं तो आपको पता है x की वैल्यू कितनी है, 1500। तो 1500 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4500। माइनस का y की वैल्यू कितनी है, 1000। तो 1000 माइनस का 3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3000, 3000 सॉरी 3000 क्या होता है। तो 4500 माइनस का 3000 मतलब कितना बचेगा, 1500 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ सी, मंथली इनकम ऑफ सी एंड मंथली सेविंग ऑफ ए। मंथली सेविंग ऑफ ए 3y तो आएगा, y की वैल्यू 1000, x की वैल्यू 1500, x की वैल्यू अच्छा 5x है ना यहाँ पे, सॉरी x की वैल्यू जो 1500, तो 15 पंजे 7500 आ जाएगा, माइनस का 3000 तो आ जाएगा यहाँ पे 4500। तो 4500 वुड बी योर करेक्ट आंसर। ये आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। एक्चुअल एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ से 20% 30% हाई क्वालिटी के क्वेश्चन है। अर्थमेटिक स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो, खाली अर्थमेटिक अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, सवालों के अंडरस्टैंडिंग में स्पेशल। समझ पाए इस क्वेश्चन को, समझ पाए। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ऑलरेडी, अभी भी 3-4 क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के बाकी हैं, तो करते हैं। चलो देखते हैं। मेंसुरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है, ट्राई करो समझने का, ट्राई करो। थोड़ा बादाम खा लेता हूँ मैं, है ना। ऑलवेज कैरी सम ऑफ माई स्टफ लाइक बादाम, पानी, मिल्क केक, ये सब मुझे बहुत पसंद है। अगर सिलेक्शन होने के बाद में कुछ गिफ्ट करना ना मेरे को, तो मिल्क केक कर देना। आई लव मिल्क केक।
है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर accompanied by three statements हैं. You have to determine which statement is sufficient to answer the question. When the perimeter of square whose side is 4 cm less than the length of the rectangle. perimeter of square करना है अपने को, क्या निकालना है? perimeter of square निकालना है जिसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से. मान लीजिए x है, रेक्टेंगल बना देता हूं मैं एक बार के लिए, l मान लेता हूं. स्क्वायर आएगा उसका क्या हो जाएगा? l माइनस का 7. The ratio between the length to the breadth of the rectangle is 7:4. तो खाली वन से तो नहीं कर सकते, खाली वन से तो हम नहीं निकाल सकते भैया. अगर मेरे पास लेंथ आ गई ना जैसे जैसे करके रेक्टेंगल की, तब हम लेंथ में से 7 घटा के स्क्वायर की लेंथ भी निकाल लेंगे. आपको ये पता होना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा? The ratio between the length to the breadth of the rectangle is 7:4 है. फिर से बात करता हूं, लेंथ का और ब्रेथ का रेशियो कितना है? 7x और 4x है. समझ पाए? तो फर्स्ट से तो आंसर नहीं निकलेगा. अगर मैं दूसरा भी मिला लेता हूं, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 110 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट है. सेकंड क्या है? पेरीमीटर कितना है? मतलब 2l प्लस h कितना है इसका, या फिर l प्लस b मान लेते हैं, एक ही बात है. वो कितना है इसका? बोलोगे सर 110 है. खाली दूसरे से भी नहीं निकलेगा. तीसरा क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 700 स्क्वायर मीटर. जो एरिया है वो कितना है? 700. तो खाली तीसरे से भी नहीं निकलेगा. मतलब इंडिविजुअल से किसी से भी आंसर नहीं निकल रहा. तो अगर मैं देखो, फर्स्ट क्या बोल रहा है? ए एन बी आर सफिशिएंट है क्या? तो बोला सर ए एन बी सफिशिएंट है. कैसे? बोला 7x और 4x. देखो यहाँ से 2 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा? 55 बार जाएगा. ये कितनी बार जाएगा? 55 टाइम. ठीक है. तो भैया l है 7x और ये है 4x. 11x इज इक्वल टू, जब 55 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5. जैसे x की वैल्यू 5 है, 7 कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35. 35 में से 7 कटाऊंगा कितना बचेगा? 28. तो इसका हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर. फर्स्ट और सेकंड से आंसर आ सकता है. लेकिन क्या खाली फर्स्ट और सेकंड अलोन से आंसर आएगा और नहीं आ सकता? आगे देख लेते हैं. मुझे एक बात बताओ भैया, एरिया जब 700 है, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. जब आपको पता है कि लेंथ और ब्रेथ जो है मिला के 55 है और लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल 700 है, तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल आसानी से हम लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी. ठीक है. यहाँ से एल की वैल्यू क्या निकलेगी? बोलोगे सर 55 माइनस का बी निकलेगा. वो एल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 55 माइनस का बी इंटू बी इज इक्वल टू 700 आ जाएगा. बी स्क्वायर की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जहाँ से एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा. पॉजिटिव आएगा वो ब्रेथ बन जाएगा, क्योंकि जो लेंथ है या फिर ब्रेथ है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है ना. ऐसा तो मतलब सेकंड और थर्ड से भी आंसर निकल सकता है. निकल सकता है. ठीक है. मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड से आंसर निकल सकता है, सेकंड और थर्ड से भी आंसर निकल सकता है. फर्स्ट और थर्ड से निकल सकता है? बोला सर फर्स्ट और थर्ड से भी निकल सकता है. ये देखो 7x है लेंथ और 4x है ब्रेथ. मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 700. ठीक है. मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? 700. तो x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से निकलेगी x की वैल्यू. आपको पता लेंथ भी निकल जाएगी और ब्रेथ भी निकल जाएगी. तो फर्स्ट और थर्ड से भी आंसर आ सकता है. तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एनी टू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. तो ओनली 3 वुड बी योर करेक्ट आंसर. मतलब एनी ऑफ द टू, मतलब ऑप्शन सी बोल सकता हूँ मैं. ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर. ये अगर स्टेटमेंट भी आएगा ना, स्टेटमेंट आएगा, क्वांटिटी आएगा, तो इतने डिफिकल्ट साइड पे प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं. ठीक है. ये आप इतना मान के चल सकते हो. ये बात आप मान के चल सकते हो. चलिए आगे. देखो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्लास की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास में हो, क्योंकि ना तो देखो 1 घंटे में ना मैं अच्छे से कोई प्रीलिम्स करा पाऊंगा, ना 1 घंटे में मैं अच्छे से मेंस करवा पाऊंगा. क्योंकि चीजें अगर इम्पैक्टफुल करनी है तो वो टाइम लेती है. ठीक है. स्टेटमेंट है, देखना है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने को निकालना है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है. तो स्टेटमेंट फर्स्ट से देखते हैं क्या बोलता है. ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, थोड़ा टाइम लगाओ इसमें, थोड़ा टाइम दो इसमें करने में.
तो देखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 624 सेंटीमीटर। टोटल देखो यहाँ से आपको फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे। टोटल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो कितना होता है, वो कितना होता है 2πr और r प्लस h होता है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। वो कितना गिवन है, वो गिवन है दोस्तों, इसमें अगर बात करूं कितना गिवन है, 624 गिवन है। तो क्या अकेले में निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता, क्योंकि दो वेरिएबल है r और h और इक्वेशन एक है, तो आंसर नहीं पुट कर सकता। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए आर भी चाहिए होता है और एच भी चाहिए होता है, और इस एक इक्वेशन से हम दोनों नहीं निकाल पाएंगे, तो मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट अकेले से तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग रेडियस एंड हाइट सेम एज द रेडियस एंड हाइट ऑफ द गिवन सिलेंडर इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, मतलब इसने बोला तो वॉल्यूम ऑफ कोन जिसकी रेडियस और हाइट जो है वो सेम है, जो रेडियस और हाइट अपने पास सिलेंडर की है, वो जो रेडियस है सिलेंडर की वो कितनी है, आर है, और जो हाइट है वो कितनी है, एच मान लेता हूँ। तो इसको मैं आर और एच कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और जो कोण है उसकी भी रेडियस कितनी है, तो बोलोगे सर आर है, और जो कोण है उसकी हाइट कितनी है, तो बोलोगे सर एच है। वो कितनी है, समझ पाए, जिसका वॉल्यूम कितना है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 सेंटीमीटर क्यूब है, सॉरी वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। तो जो कोण है उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि कितना गिवन है, 300 गिवन है, जो कि कितना गिवन है, 300 गिवन है। भैया अकेले स्टेटमेंट सेकंड से तो आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि इस अकेले में आपको पता है, इस अकेले में आपको पता है आर और एच दो वेरिएबल्स है और एक इक्वेशन तो फाइंड तो नहीं कर सकते। ठीक है, रेशियो ऑफ द हाइट टू द रेडियस टू द रेशियो टू द हाइट ऑफ द रेडियस टू द सिलेंडर कितनी है, 3:1। तो हाइट का और जो रेडियस का रेशियो है वो कितना है, 3:1 है। तो अकेले थर्ड से भी आंसर नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को मिलाता हूं तो आपको पता है फर्स्ट से ये इक्वेशन आई थी, फर्स्ट से अपने पास में ये इक्वेशन, देखो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको, फर्स्ट से ये इक्वेशन आई थी, सेकंड से ये इक्वेशन आई थी, दोनों को अगर मिलाता हूं, दोनों के अंदर दो ही वेरिएबल है, भाई कोई वेरिएबल नहीं है, दो वेरिएबल है, एक है आर और एक है एच, इसमें भी एक क्या है, आर और एक है एच। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आर और एच, हम आंसर निकाल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से मिला के भी, हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो सही है, फर्स्ट और थर्ड से निकाल सकते हैं, बोला सर निकाल सकते हैं। एच देखो इसमें 3 है, ए मान लेता हूं, और आर क्या है, ए है, खाली आर क्या है, ए है, तो लिख दूंगा 2 आर कितनी है, ए, और ये आ जाएगा 3a और ए कितना आ जाएगा, 4a इक्वल टू 624 आ जाएगा। 22/7 रखूंगा तो ए के फॉर्म में वेरिएबल आएगा। ठीक है, आंसर निकाल सकते हैं। वॉल्यूम सिलेंडर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, आर चाहिए प्रॉपर और एच चाहिए प्रॉपर, निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड से भी आंसर आ सकता है। क्या सेकंड और थर्ड से आ सकता है, बोला सर आ सकता है। बोला कैसे पता लगा, मैं बताता हूँ। देखो वॉल्यूम ऑफ जो कोण है इतना इतना है, और जो रेडियस और जो हाइट है वो सेम है जो सिलेंडर की है, सिलेंडर की तो ये है, तो कोण की भी यही हो जाएगी। जब कोण की ये हो जाएगी और कोण में भी आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो कोण से भी रेडियस और हाइट निकल जाएगी, तो हम बोल सकते हैं सेकंड और थर्ड से भी आंसर आ सकता है। तो मतलब इन्हीं टू से आंसर आ सकता है। तो ऑप्शन जो डी है, एनी टू ऑफ गिवन आंसर द क्वेश्चन। तो बहुत शानदार और बहुत हाई क्वालिटी का क्वेश्चन था। मतलब प्रीलिम्स के लेवल से अगर बात करें तो वैसे तो हाई क्वालिटी क्या ही है मेंस देखो जाके आपको पता लगेगा एक्चुअल हाई क्वालिटी क्या होती है। थोड़ा चीज़ों को इधर उधर स्प्रेड करो यार, थोड़ा शेयर वेयर करो चीज़ों को, पता लगे कि कुछ ब्लास्टिंग होने वाला है कुछ टाइम में। ठीक, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ इम्पैक्टफुल होने वाला है ना। चलो, ये तो कर लिया ना अपन ने, ये तो कर लिया अपन ने। अभी क्या ना 18 सेकंड में क्रॉस कर पाती है, ये तो कर लिया अपन ने, ये तो कर लिया। ये आपको होमवर्क करना है। इतने क्वेश्चंस करे हमने, कम से कम 22-23 के आसपास क्वेश्चन करे होंगे, ज़्यादा ही कर लिए होंगे यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए अपन ने ना।
इतने क्वेश्चन अपन ने करे, सिर्फ मैं एक क्वेश्चन और होमवर्क दे देना। हाँ, 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वांटिटी का और एक ये। दोनों के आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और प्रीलिम्स की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है। प्रीलिम्स में जिनको दिक्कत आती है, जिनको प्रॉब्लम आती है, उनको वन स्टॉप चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अर्थमेटिक का अपना पहला सेशन था, कोशिश करते हैं हाई क्वालिटी सेशन प्रोवाइड करने के, जितने हाई क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते उतने हाई क्वालिटी, जितने ज़रूरी है एग्जाम को क्लियर करने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, उतना चीज़ों को थोड़ा शेयर करो। ठीक है, अच्छे से शेयर करो ताकि पता लगे, पता लगे। और अगर लॉजिकल लगती है, अगर चीज़ें रिलेवेंट लगती है तो करो, अदरवाइज तो कोई ज़रूरी नहीं। देखो, वो सब पे डिपेंड करता है कि किसको लॉजिकल लगती है, किसको नहीं लगती। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे कि 10 या फिर डीआईज हम लेके आए, 7 8 9 10 डीआईज का एक सेशन रखेंगे, भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बल्क में प्रैक्टिस करने से चीज़ें अच्छी होती हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने से चीज़ें अच्छी होती है। अगर आप अर्थमेटिक इतनी सारी एक साथ में कर रहे हो, डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।